नमस्कार आप सभी को, मैं दुर्गेश मिश्रा स्वागत करता हूं चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री एक ऐसा चैनल जहां पर हम क्लास 10 की पूरी साइंस पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री भी। बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोस हम आपके लिए चैनल पे लेके आए हैं। एक्सपेरिमेंटल वीडियोस है, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस है, जाके चैनल पे जरूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे क्लास 10 की पूरी साइंस तो मिल ही जाएगी। कुछ दिनों में हमारे कुछ और भी प्लान्स हैं आप लोगों के लिए जो हम इस चैनल पे लेके आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए और लोगों को शेयर करते रहिए, हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए, जो सीरीज है हमारे पास उसका नाम है वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी। क्या है वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी? यहाँ पे हम क्लास 10 की पूरी साइंस एनसीईआरटी के थ्रू वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। अलग से वीडियोस भी लेके आएंगे, चिंता मत कीजिए, बहुत कुछ है इस साल। चलिए, क्लास 10 और क्लास 12 पूरी दोनों की हम यहाँ पे साइंस पढ़ेंगे। क्लास 12 की तो खैर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं यहाँ पे, फाइन। सो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है और एक इंस्टाग्राम पेज भी है, बहुत सारे शॉर्ट्स उसमें भी डाले हुए हैं। सो जाइए, चैनल विजिट कीजिए, इस शॉर्ट्स को भी देखिए, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे शॉर्ट्स हैं, मजा आएगा आपको। डे वाली सीरीज है 1 2 3 4, ऐसे बहुत सारे उसमें शॉर्ट्स हैं, इनमें अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट करके दिखाए हैं डे वाइज, ठीक है। चलिए, होप सो आप एंजॉय करेंगे उस चीज को। आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वैसे भी आपने देख ही लिया होगा। आज हमारे पास जो चैप्टर है दैट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो बहुत सारे चैप्टर हम इसमें पढ़ चुके हैं और आज का जो चैप्टर है हमारे पास वो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। चलिए, जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले अरे यार ये थोड़ा सा देख लेना, मैं थोड़ा बहक गया। चल ठीक है, ठीक है, यहाँ से कट लगा देना, यहाँ से चालू कर देंगे। चल ठीक है, कट लगा देना, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। सो हमारे पास जो चैप्टर है दैट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। चलिए, सो क्या है ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड? ठीक है, हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, समझने के लिए, महसूस करने के लिए अदर मीन्स भी थे, ठीक है। जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के नहीं तो फिर टच करके बता देंगे, उसकी स्मेल करके बता देंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, उसको टच करके बता देंगे दैट हाँ ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसका शेप टच करके पता कर लेंगे। ये बहुत कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो आंखें हैं उसका बेसिकली काम क्या है? वो कलर को रिकग्नाइज करता है ना, कलर में डिफरेंशिएशन करता है, मेन उसका एक काम ये भी है। चलिए, सो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, उसको पढ़ने से पहले हमें इसके पहले वाला चैप्टर जो कि लाइट चैप्टर है वो चैप्टर में बनना चाहिए बहुत अच्छे से। अगर वो चैप्टर में अच्छे से बनता है तो यहाँ वाले चैप्टर में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो चैप्टर है वो वहीं से रिसेम्बलेंस है उसका, बहुत ज़्यादा वहीं पे वहाँ से वो मतलब मैच करता है, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया। सो प्रीवियस चैप्टर वो जो उसमें रिफ्लेक्शन पढ़ा था वो तो ठीक है ना, वो हमें याद रखना ही है, ठीक है, ऐसा वो बोल रहा है। द नेचर, द पोजीशन एंड द रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय द लेंसेज, ये भी हमें याद रखना है कि कैसे कैसे इमेजेस, कैसे कैसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे बन रही थी, ठीक। चलिए, human eye uses light and enable us to see the object around us. It has a lens and its structure. जो हमारा ह्यूमन आई है उसके अंदर एक लेंस होता है जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, इट्स हैज अ लेंस एंड इट्स इन इट्स स्ट्रक्चर, उसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलिए, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने लाइट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने जाना था, ठीक है। आइडिया टू स्टडी सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमेना इन नेचर, और इस चैप्टर में हम उसी का यूज करके आगे कुछ और पढ़ने वाले हैं, कुछ फिनोमेना और भी पढ़ने वाले हैं जो कि लाइट से रिलेटेड हैं। जैसे कि रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट कैसे होती है, जो स्काई है वो ब्लू कलर का क्यों है, ये सब हमें यहाँ पे जानना है। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है द ह्यूमन आई, सो पहले आंखों के बारे में जानेंगे, कलरफुल वर्ल्ड कैसे दिखता है, कैसे कलर्स इस पूरे संसार में स्कैटर हो रहे हैं, फैल रहे हैं, है ना, वो हम जानेंगे। और इसके मैं एक्सपेरिमेंटल वीडियोस भी आपको अलग से शॉर्ट्स में दिखाऊंगा, इसीलिए आपसे कह रहा था मैं शॉर्ट्स में आप जाइए, देखिए, एक्सप्लोर कीजिए पूरे चैनल को। चलिए, बहुत बढ़िया। इट इनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर अराउंड अस। On closing the eye we can identify the object some extent, कुछ एक्सटेंट तक हम चीजों को पहचान सकते हैं, जैसे कि स्मेल करके पहचान सकते हैं, उसके टेस्ट से पहचान सकते हैं चीज क्या है, साउंड से पहचान सकते हैं और उसे टच करके भी पहचान सकते हैं। तो चीजों को पहचानने के लिए हम कई एक्सटेंट तक, ये नहीं कह रहा हूं भरपूर पूरी तरीके से, बट
कई एक्सटेंट तक हम इन चीज़ों का, स्मेल का, टेस्ट का, साउंड का, टच का सहारा ले सकते हैं। बट लेकिन इम्पॉसिबल हो जाएगा टू आइडेंटिफाई द कलर। कलर को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अगर हम अपनी आंखें बंद कर लें या हमारे पास आंखें ना हो तो, ठीक, तो हम कलर नहीं पहचान पाएंगे। अब आप तो कोई बोले डिफाइंड रेड कलर या डिफाइंड ब्लैक कलर, तो आप डिफाइन कर पाएंगे क्या? कलर की कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, वो एक प्रकार का आइडेंटिफिकेशन है, तो पहचाना जा सकता है कि हाँ ये ब्लैक है, ये रेड है। अब उसमें भी बहुत सारे शेड्स आते हैं भाई, क्या जाने हम। चलो, ऑल ऑफ दीज सेंस ऑर्गन्स द ह्यूमन आई इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एज on its enable us to see the beautiful colorful world around us। तो जो ऑल द सेंस ऑर्गन है, जो बाकी सेंस ऑर्गन है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इसका है, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन है? ह्यूमन आई है, क्योंकि वो हमें इस दुनिया में जो कलरफुल वर्ल्ड है, वो जो मतलब पूरी जो रंगों से भरी दुनिया है, उसे देखने के लिए हमें मतलब इनेबल करता है, उससे उसकी मदद से हम देख सकते हैं, ठीक है। जो ह्यूमन आई है वो एक कैमरे की तरह है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं पहले वो समझते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और इसको पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये हमारे पास एक ह्यूमन आई का, द ह्यूमन आई का ये हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है। चलिए, अब कैसे समझना है इसे, 2 मिनट यहाँ थोड़ा सा अटेंशन दीजिए, अटेंशन देंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड। चलिए, ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, जो ह्यूमन आई है, पहले तो ये आईबॉल है, ये जो पूरा ऐसे लगाना बेटा, ये आईबॉल है, ठीक है। और ये आईबॉल में ये जो सबसे ऊपर वाला लेयर आपको ये दिख रहा है, इस लेयर को हम कॉर्निया कहते हैं। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा? ये जो ये लेयर जा रही है ना, इस लेयर को क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्निया कहते हैं। क्लियर हो गया? बात ही समझ में, ये कॉर्निया है। अब कॉर्निया के बाद जो हमारे पास ये वाला पार्ट आ रहा है, बीच वाला पार्ट आ रहा है, इसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ये जो ये बीच वाला पार्ट है ना, जिसमें ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा एक्वस ह्यूमर है, ठीक है। इसके बाद ये जो लेंस के सामने वाला पार्ट है ना, ये सामने वाला पार्ट, इसको कहते हैं प्यूपिल। लेंस के सामने वाले पार्ट को क्या कहते हैं बेटा? प्यूपिल। प्यूपिल के ऊपर होता है आइरिश। प्यूपिल के ऊपर क्या होता है बेटा? आइरिश, ठीक है। ये आइरिश वाला पार्ट है। आइरिश जो है वो कलरफुल पार्ट होता है। आइरिश जो होता है वो हर एक ह्यूमन आई के अंदर अलग अलग होता है। कॉर्निया जो प्यूपिल होता है ना, प्यूपिल सबका ब्लैक कलर का होता है। ईच एंड एवरी प्यूपिल इज ऑफ ब्लैक कलर। हर एक प्यूपिल किस कलर का होगा? ब्लैक कलर का होगा। लेकिन आइरिश, जो आइरिश है वो कलरफुल होता है। किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, तो वो कलरफुल होता है। तो मैं यहाँ एक कलर बना दे रहा हूँ, दैट इज ब्लू कलर। ये ब्लू कलर का हमारे पास क्या दिया है बेटा? आइरिश दिया हुआ है, ठीक है। अभी आइरिश का फंक्शन भी हम समझेंगे, आइरिश किस काम में आता है, ठीक है। उसके बाद जो ये लगा हुआ है, ये है हमारे पास लेंस। कौन सा लेंस है बेटा? ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। ह्यूमन आई में कौन सा लेंस होता है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्लियर हो गया? बातें समझ में? इस लेंस को पकड़ के कौन रखता है? इस लेंस को यहां से सिलरी मसल्स पकड़ के रखते हैं। कौन से मसल पकड़ के रखते हैं बेटा? सिलरी मसल्स इसको पकड़ के रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। सो हमारे पास फिर से समझा देता हूं मैं। देखिए, सबसे अपर मोस्ट जो पार्ट है, इसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के बाद जो बीच में जगह होती है उसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। एक्वस ह्यूमर के बाद जो 2 जगह आती है उसको हम बोलते हैं आइरिश। जो आते हैं ना, ये ऊपर से एक और ये 1 2 इधर से आते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आइरिश। इसके आइरिश के नीचे जो ये वाला पार्ट है, ब्लैक कलर का जो पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल के बाद जो जगह आती है उसको हम क्या बोलते हैं? लेंस। प्यूपिल के बाद जो जगह आती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? लेंस बोलते हैं। प्यूपिल के बाद ये जगह है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया? बात ही समझ में? चलो, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद जो ये बीच में आपको ये जगह दिख रही है ना, ये इतना बड़ा सा खाली स्पेस क्या है सर? ये बीच में जगह है, इसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? विट्रस ह्यूमर। और विट्रस ह्यूमर के बाद जहां पर ये सिलरी मसल है, मैंने पहले बता दिया, ये वाला पार्ट, सॉरी, ये वाला जो पार्ट है मेरे पास, ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ से कनेक्टेड है, ये सिलरी मसल है, मैंने पहले बता दिया आपको, ये तो ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद जहां पर ये आइलैंड्स है, आइलैंड्स के बाद एक ऐसा पर्दा होना चाहिए ना, जहां इमेज बने। जहां इमेज बनती है उस पार्ट को रेटिना बोलते हैं। जहां इमेज बनती है उस पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? रेटिना। तो ये जो ये पार्ट है, ये पार्ट क्या है बेटा? रेटिना है। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास होती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करती हैं? जो भी इमेजेस होती हैं, उस इमेज के इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाने के लिए जो नर्व्स होती हैं, उसे हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे अपन ऑप्टिक नर्व कहते हैं। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से जो थ्योरी पार्ट है, वो थ्योरी पार्ट एक बार कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से जो थ्योरी पार्ट है, वो थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। क्या है भाई थ्योरी पार्ट? चलो देख लो। कह रहा है कि जो हमारा ह्यूमन आई है ना, जो ह्यूमन आई है वो कैमरे की तरह काम करता है। ह्यूमन आई किसकी तरह काम करता है बेटा? एक कैमरे की तरह काम करता है, ठीक है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज
ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। जो इमेज है, ये लेंस है, लेंस से जो इमेज बनता है वो इमेज का बनता है, इमेज रेटिना पर बनता है, यहाँ पे बनता है इमेज, है ना, ये वाला पार्ट रेटिना है बेटा। The light enter the eye through the thin membrane called cornea। जो स्टार्टिंग की अपर मोस्ट लेयर होती है, जो पतली सी मेम्ब्रेन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्निया कहते हैं। ये जो अपर पार्ट है ना, ये वाला जो अपर पार्ट है, जो ह्यूमन आई का, ये जो आंखों का सबसे अपर पार्ट होता है ना, ये इसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको अपन, कॉर्निया कहते हैं। इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ज इन द फ्रंट ऑफ सरफेस ऑफ आईबॉल। जो ये पूरा गोला है ना, जो ये आंखों के अंदर जो पूरा ऐसे गोला रहता है, उसको आईबॉल कहते हैं। तो जो आईबॉल है, आईबॉल के बल्ज का जो ट्रांसपेरेंट सामने वाला पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं कॉर्निया। चलो, द आईबॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। जो हमारे ह्यूमन आई है उसका जो एक डायमीटर होता है वो 2.3 सेंटीमीटर का होता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ह्यूमन आई इकलौता ऐसा मतलब बॉडी पार्ट ऐसा समझ लीजिए जिसका साइज जब बचपन से लेके मृत्यु तक, एंड तक, वो सेम रहता है। आईबॉल का साइज ना बढ़ता है ना घटता है। क्लियर हो गया, वो सेम रहता है। आईबॉल किसी न किसी कंडीशन में थोड़ा बहुत कहीं गलती से बढ़ जाए, नहीं तो ऐसा कोई नेचर नहीं है उसका कि जैसे आपकी हाइट बढ़ती है, हड्डी का साइज बढ़ता है, अदर बॉडी पार्ट्स बढ़ते हैं, वैसे ह्यूमन आई जो होती है, उसका आईबॉल है, उसका साइज कभी इंक्रीज नहीं होता। आपको कोई बीमारी हो गई भी, आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत हो गई, इस चक्कर में हो सकता है आईबॉल का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर जाए, नहीं तो आईबॉल का साइज कभी भी इंक्रीज नहीं करता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। The refraction of light rays entering the eye occurs the outer surface of the cornea। ये outer surface of the cornea से light enter जाती है। The crystalline lens may be provided by the finer adjustment of the focal length required to focus the object different distance of the retina। देखिए क्या होता है, हमारे जो ह्यूमन आई है उसका जो लेंस है, उसके लेंस का साइज फिक्स नहीं होता। उसके लेंस का साइज क्या नहीं होता बेटा, फिक्स नहीं होता। जब भी उसे नियर बाय का ऑब्जेक्ट अगर देखना होगा, जब भी उसे नियर बाय का ऑब्जेक्ट देखना होगा, तो नियर ऑब्जेक्ट देखने के लिए, एक सेकंड बेटा समझना है ना, तो उसे नियर ऑब्जेक्ट, NEAR, नियर बाय का अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो नियर बाय का ऑब्जेक्ट देखने के लिए जो आईलेंस है, आईलेंस रहेगा क्या बेटा, शॉर्ट आईलेंस रहेगा, शॉर्ट आईलेंस रहेगा। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूर का रहेगा, तो आईलेंस को वो अपने आप एडजस्ट करेगा और आईलेंस का साइज बढ़ा देगा। तो जो फार अवे का अगर हमें ऑब्जेक्ट देखना है, दूर का अगर हमें ऑब्जेक्ट देखना है, तो हमारे पास अगर फार अवे, ठीक है, दूर का अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट देखना है, तो उस कंडीशन में जो आईलेंस है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो आईलेंस क्या होगी, लार्ज हो जाएगी। आईलेंस क्या हो जाएगी बेटा, लार्ज आईलेंस हो जाएगी, लार्जर आईलेंस। आईलेंस क्या होगा, आईलेंस का जो साइज है वो घटता और बढ़ता रहता है, बताता हूँ ना, लार्ज आईलेंस। ठीक है, आईलेंस का साइज क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। तो आईलेंस का साइज बढ़ जाएगा। अब आईलेंस का साइज घटाता है बढ़ाता कौन है, ये समझो। आईलेंस का साइज घटाने बढ़ाने वाला आइरिश होता है। कौन होता है बेटा, आइरिश होता है। जो आइरिश रहता है यहाँ पे, सॉरी सिलरी मसल, सॉरी एक सेकंड मैंने गलत बोल दिया, जो सिलरी मसल्स यहाँ लगी हुई है, यहाँ जो सिलरी मसल्स लगी हुई हैं, ये सिलरी मसल्स क्या करती हैं, ये आईलेंस का साइज घटा और बढ़ा देती है। जैसे मान लो जब भी हमें कहीं दूर का देखना होता है, तो हमारी जो आईलेंस है वो बढ़ जाती है, उसको खींच देता है। कौन खींचता है, सिलरी मसल खींच देता है। ठीक है, और जब भी हमें पास का देखना होता है, तो आईलेंस को क्या कर देता है बेटा, सिलरी मसल छोटा कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। क्लियर हो गया। तो जब भी सिलरी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिलरी मसल जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब सिलरी मसल जब छोटा होगा तो आईलेंस बड़ा हो जाएगा, और जब सिलरी मसल दूर दूर हो जाएगा, फैल जाएगा, तो आईलेंस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आईलेंस क्या हो जाएगा बेटा, उस कंडीशन में छोटा हो जाएगा। तो आईलेंस बड़ा या छोटा किसकी मदद से होता है, सिलरी मसल की मदद से होता है। आईलेंस बड़ा या छोटा किसकी मदद से होता है बेटा, सिलरी मसल की मदद से वो बड़ा या छोटा होते जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे क्या बोल रहा है बेटा, आगे देख लो। आगे वो कह रहा है, स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ पीपल। जो हमारे पास आइरिस है वो एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम है, दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ पीपल। वो साइज ऑफ पीपल को क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है। ठीक है, अब कैसे यह समझता है। देखो क्या होता है, जब भी ह्यूमन को, हमारे आंखों को जब ज्यादा अमाउंट में लाइट जाती है अंदर, हमारे आंखों के अंदर जब ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट, अगल बगल ज्यादा लाइट होती है, उस कंडीशन में क्या होता है, देखो एक बात समझो, मैं यहाँ बना देता हूँ ना, कोशिश करता हूँ बनाने की। एक सेकेंड, बन गया, चलो सही आ गया है। हाँ चलो ठीक है, यहाँ समझो, यहाँ आईलेंस है बेटा, यहाँ पे क्या है बेटा हमारे पास, आईलेंस है। एक सेकेंड, हाँ हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा, हमारे पास यहाँ पर आईलेंस है। एक सेकेंड, आ गया, हाँ चलो ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे हमारे पास एक आईलेंस है। ठीक, और इस आईलेंस का क्या करना है,
इस आइलैंड्स को हमें मतलब ये जो आइलैंड्स है, आइलैंड्स के सामने दो चीजें हैं। एक है ये आयरिश ऐसे लगा है, ठीक है, जो आयरिश का कलरफुल पार्ट होता है, इसलिए मैंने उसको ब्लैक कलर से नहीं बनाया, ये आयरिश है, IRIS आयरिश, ठीक है। और ये जो बीच वाला पार्ट ये बचता है ना बेटा, इसको बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं बेटा? इस पार्ट को प्यूपिल कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो क्या होता है, जब भी हमारी आंखों में ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाती है, तो प्यूपिल जो है वो ज्यादा लाइट को हमारे अंदर नहीं जाने देता। तो वो क्या करेगा, सुनो, प्यूपिल अपना साइज छोटा करने के लिए सोचेगा। अब प्यूपिल का अगर मुझे साइज छोटा करना है, तो जो मेरे पास आइरिस है, मैं आइरिस का क्या करूंगा, मैं आइरिस का साइज बढ़ा दूंगा। देखो आइरिस का साइज बढ़ गया। आइरिस पहले कहां तक लगा था? यहां तक लगा था। आइरिस यहां तक लगा था, अब वो साइज बढ़ा दिया, तो आइरिस ने क्या करा बेटा? साइज छोटा कर दिया। क्लियर हो गया? बात ही समझ में। तो आइरिस अपने आप को एक्सपेंड कर देता है, तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है बेटा? छोटा हो जाता है। आइरिस अपने आप को बड़ा कर देता है, तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है? छोटा। जब ज्यादा लाइट एंटर करने के लिए सोचता है, ये उस कंडीशन में होता है, जब ज्यादा लाइट अंदर जाने के लिए सोचता है, उस कंडीशन में आइरिस अपने आप को बड़ा कर लेता है, और लेस लाइट, क्या बोलेंगे बेटा उसको? लेस लाइट फिर अंदर जाएगी। जब मोर लाइट अंदर जा रही होती है, तो आइरिस अपने साइज को लार्ज कर लेता है, और जैसे ही वो अपने साइज को लार्ज करता है, तो लेस अमाउंट ऑफ लाइट क्या होती है बेटा? अंदर जाने लग जाती है। क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया, मिटा दे रहा हूं मैं ये। अब इसके सिवा और क्या होता है? एक चीज और सिखा देता हूं, सुनो, इधर सुनो। देखो हमारे पास जो आइलैंड्स है, उसके बारे में बताता हूँ। देखो ठीक है, हमारे पास ये आइलैंड्स है। आइलैंड्स के बाद हमारे पास यहाँ पर आइरिस ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, मान लो आइरिस ऐसे लगा हुआ है, और मान लो हमारे पास लेस अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जा रही है, लेस लाइट अंदर जा रही है, मतलब कम लाइट अंदर जा रही है। लेकिन जब कम लाइट अंदर जाएगी तो फिर हम देख नहीं पाएंगे, हमें देखना है अच्छे से। जब हमें अच्छे से देखना है तो हमें ज़्यादा लाइट की रिक्वायर्ड होगी। तो उस कंडीशन में क्या करेगा? उस कंडीशन में जो हमारा आइरिस है, आइरिस अपने आप को छोटा कर लेगा। आइरिस क्या करेगा बेटा? आइरिस अपने आप को छोटा कर लेगा। आइरिस जैसे ही अपने आप को छोटा करेगा, उस कंडीशन में तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में यहाँ पे जो प्यूपिल है, प्यूपिल लार्ज हो जाएगा। प्यूपिल क्या होगा बेटा? प्यूपिल लार्ज हो जाएगा। ठीक है, प्यूपिल क्या हो जाएगा बेटा? प्यूपिल लार्ज हो जाएगा। ठीक है, प्यूपिल क्या हो जाएगा बेटा? लार्ज हो जाएगा। जैसे ही प्यूपिल लार्ज हुआ, जैसे ही प्यूपिल बढ़ा, ठीक है, तो मोर अमाउंट ऑफ लाइट क्या होने लग जाएगा बेटा? अंदर जाने लग जाएगी। पहले ज्यादा लाइट नहीं अंदर जा पा रही थी, अब ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट क्या करेगी बेटा? अंदर जाने लग जाएगी। क्लियर हो गया? तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में मोर लाइट, ज्यादा लाइट जो है वो अंदर की तरफ मूव कर जाएगी। डन? समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। एक सेकेंड, लेस लाइट जा रही है, मोर अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो अंदर जाने लग जाएगी। डन? चलो एक सेकेंड, इसको थोड़ा जूम आउट कर दे। चलो ये बहुत बढ़िया। देखो जो मैंने पढ़ाया है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, से आसानी से पढ़ सकते हो। क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द आइलैंड्स फॉर्म्स इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। एक मिनट, शायद ऊपर छूट गया वो। द प्यूपिल रेगुलेट, जो प्यूपिल है वो रेगुलेट करता है द कंट्रोल ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट। मैंने बता दिया, जब मान लो ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जाएगी अंदर तो भी हम इमेज को अच्छे से नहीं देख पाएंगे। उस कंडीशन में क्या होगा? प्यूपिल को हमें छोटा करना पड़ेगा, मतलब आइरिश अपने आप को बड़ा कर लेगा। इसके अपोजिट, जब भी मान लीजिए कम अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जा रही है, तब भी हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। जब ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? प्यूपिल के साइज को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब आइरिस के साइज को छोटा करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। क्या दिया हुआ आगे? द रेटिना इज डेलिकेट द मेम्ब्रेन एंड हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। जो रेटिना है उसके पास लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है। ठीक है, लाइट को सेंस करने वाले सेल्स होते हैं उसके पास। ठीक है, द लाइट सेंसिटिव सेल गेट एक्टिवेट अपॉन द ल्यूमिनस एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो रेटिना होता है, रेटिना पे कोन सेल्स होते हैं। रेटिना पे क्या होते हैं बेटा? रेटिना पे छोटे छोटे कोन सेल्स होते हैं। रेटिना पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा? रेटिना पे कोन सेल्स प्रेजेंट होता है। रेटिना क्या करता है? जो कोन सेल्स रेटिना पे प्रेजेंट होते हैं वो लाइट को सेंस करते हैं। वो क्या करते हैं बेटा? लाइट को सेंस करते हैं। जैसे ही वो लाइट को सेंस करते हैं तो यहां से क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिकल नर्व को भेजेंगे। ये ऑप्टिकल नर्व सिग्नल कहां तक लेके जाएगा बेटा? ब्रेन तक लेके जाएगा। ठीक है, कहां तक लेके जाएगा बेटा? ब्रेन तक लेके जाएगा।
ठीक है, कहाँ तक लेके जाएगा बेटा, ब्रेन तक सिग्नल को लेके जाएगा। जैसे ही सिग्नल को ब्रेन तक लेके जाएगा तो वहां पर ब्रेन को समझ में आ जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल है, मान लीजिए आपको ऐसे आप खड़े हैं कहीं, आपको समझ में आ जाएगी यार लड़ाई हो रही है, तो आपके नेचर पर डिपेंड करता है, आप घबरा जाएंगे या क्या करना है वहाँ पे, या मान लीजिए कुत्ता पीछे पड़ जाए तो भागेंगे। तो ये आपने अपनी आंखों से देखा, उसके बाद आपने रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड किया उसके ऊपर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। दीज सिग्नल, ये जो सिग्नल है इसको ब्रेन तक भेजा जाता है, जो ऑप्टिक नर्व उसको ब्रेन तक भेजती है, और द ब्रेन इंटरप्रेट दिस सिग्नल एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन वी परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर। जैसे भी ऑब्जेक्ट आते हैं, जैसे भी इंफॉर्मेशन आती है, उसके हिसाब से जो हमारे लेंस है, जो हमारी ब्रेन है, वो उसके प्रति रिस्पॉन्ड करता है। चलिए अब यहाँ पे हम चीज पढ़ने वाले हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है, जब भी हमें दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता है तो हम आई लेंस को क्या करते हैं, बड़ा कर लेते हैं। तो फार ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आई लेंस को लार्ज कर लेंगे, लार्ज आई लेंस हो जाएगा हमारा। और जब भी छोटा जो पास का ऑब्जेक्ट देखना होगा, तो अभी हमें नियर ऑब्जेक्ट, अगर हमें नियर ऑब्जेक्ट देखना होगा तो स्मॉल हो जाएगा आई लेंस, स्मॉल आई लेंस। ठीक है, आई लेंस कितना हो जाएगा बेटा, छोटा हो जाएगा। इतना समझ में आया। तो जब भी हमें फार ऑब्जेक्ट देखना है तो आई लेंस बड़ा होगा, जब स्मॉल पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो आई लेंस क्या हो जाएगा बेटा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलो। आई लेंस इज कंपोज ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। जो हमारा आई लेंस है वो जेली लाइक मटेरियल से बनता है। ठीक है, चलिए। तो इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड, उसका जो कर्वेचर है वो मॉडिफाइड हो जाएगा। जैसे कि जो हम कांच का लेंस लेके आते हैं लेबोरेटरी के अंदर, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको घटा हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन इसको हम मॉडिफाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल। अब ये जो लेंस बड़ा हो रहा है, जो छोटा हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, सुनो। जैसे मान लो कि आई लेंस अगर बड़ा हो गया तो जो सिलरी मसल है, सिलरी मसल ने उसे खींच दिया, सिलरी मसल ने जैसे उसको खींचा तो आई लेंस बड़ा हो गया। सिलरी मसल ने जैसे उसको सिकोड़ दिया, सिलरी मसल ने फोर्स लगाया कि भाई छोटा हो जा, उसने ज्यादा फोर्स लगा के उसको क्या कर दिया, सिकोड़ दिया, तो आई लेंस क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यही वो बोल रहा है, देखो, द चेंज ऑफ कर्वेचर ऑफ आई लेंस दैट कैन बी चेंज इट्स फोकल लेंथ। जैसे ही आप आई लेंस को बड़ा करते हो, जैसे ही आप आई लेंस को बड़ा कर देते हो, आई लेंस को बड़ा करने पे उसका फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है। उसका फोकल लेंथ क्या कर जाता है बेटा, इंक्रीज कर जाता है। और जैसे ही उसको आप छोटा करते हो तो उसका फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाता है। उसका फोकल लेंथ क्या कर जाता है बेटा, डिक्रीज कर जाता है। तो जैसे ही आप उस पर फोर्स लगाएंगे, जैसे ही सिलरी मसल उस पर फोर्स लगाएगा, उसको इंलार्ज करेगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। जैसे ही उस पर कंप्रेशन का फोर्स लगाएंगे तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, उसका कम हो जाएगा। व्हेन द मसल गेट रिलैक्स द लेंस बिकम थिन। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही सिलरी मसल ने उसको खींचा, जैसे सिलरी मसल रिलैक्स हुआ, जैसे सिलरी मसल क्या हुआ, रिलैक्स, जैसे रिलैक्स हुआ तो लेंस बड़ा हो गया, लेंस बड़ा हो गया तो उस कंडीशन में लेंस पतला हो जाएगा, लेंस पतला होगा तो फोकल लेंथ क्या कर जाएगी बेटा, इंक्रीज कर जाएगी। और जैसे ही सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक सेकंड समझना है ना, जैसे ही सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करने पे सिलरी मसल क्या करेगा, लेंस को दबा देगा, लेंस को दबाएगा तो लेंस का साइज क्या हो जाएगा, थिक। यहाँ पे लेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे लेंस थिन हो रहा है, यहाँ पे लेंस थिन हो रहा है, यहाँ पे लेंस क्या हो रहा है बेटा, थिक हो रहा है। यहाँ पे लेंस क्या हो रहा है बेटा, थिक हो रहा है। क्लियर हो गया। द फोकल लेंथ, अगर द फोकल लेंथ इंक्रीजेस, तो इस कंडीशन में फोकल लेंथ बढ़ रही है, और जैसे ही हमें ऑब्जेक्ट जो है वो आसानी से दिखने लग जाएगा। तो जब भी हम दूर का देखते हैं हमारी आई लेंस बढ़ जाती है। आई लेंस क्यों बढ़ती है, क्योंकि सिलरी मसल रिलैक्स कर रहा है, लेंस थिन हो जाता है, उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है और हम दूर की चीजें आसानी से देख लेते हैं। और सिमिलरली जैसे ही हमें पास का देखना होता है तो हमारी जो आई लेंस है, सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसे फोर्स लगाता है, आई लेंस छोटा होता है, थिक हो जाता है। जैसे ही आई लेंस थिक होगा फोकल लेंथ कम हो जाएगा और हमें पास का चीजें आसानी से क्लियरली दिखने लग जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, मसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, दिस इंक्रीजेस द कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ये आई लेंस के कर्वेचर को बढ़ा देता है। द आई लेंस देन बिकम थिकर, और आई लेंस थिकर हो जाएगा। द फोकल लेंथ ऑफ द आई डिक्रीजेस, दिस इनेबल अस टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, और इसकी वजह से हमें पास का ऑब्जेक्ट बहुत आसानी से दिखने लग जाता है। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ इज कॉल्ड एक्कोमोडेशन, और इसी एबिलिटी को एक्कोमोडेशन कहते हैं। मतलब दूर का देखना है, आई लेंस को बढ़ा दिया, फोकल लेंथ बढ़ गया, ये मतलब चेंज कर दिया अपने आप को। जैसे ही वो पास का आपने देखा, आई लेंस छोटा हो गया, थिक हो गया, थिक होने के बाद
जो हमारा फोकल लेंथ है वो कम हो जाएगा, हम पास की चीज़ें भी आसानी से देख पाएंगे। तो जैसे ही फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट होता है, फोकल लेंथ कब बढ़ाना है कब घटाना है हमारी आँख को पता है, इसी को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन भी कहते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीजेस और बिलो अ सर्टेन लिमिट। ऐसा नहीं है कि आप फोकल लेंथ को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं, एक सर्टेन लिमिट होती है, उससे नीचे आप फोकल लेंथ को कम नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? ट्राई टू रीड, आप क्या बोले, पेन पेज लो, उसको बहुत पास से बिल्कुल पढ़ना चालू करो, चाहे आँख में घुसा लो उसको, तो आप पढ़ पाओगे क्या? नहीं पढ़ पाओगे। 25 सेंटीमीटर जो है वो एक लीस्ट डिस्टेंस है कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट इतना दूर तो होना चाहिए, तभी आप एक किसी भी मतलब इमेज को, जो इमेज ऑब्जेक्ट की बनेगी आंखों के अंदर, वो इजीली बन पाएगी। द इमेज बीइंग ब्लर्ड, आपको ऐसा फील होगा कि जो इमेज है वो ब्लर हो रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा पास से पढ़ेंगे, किसी भी चीज़ को देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है। स्ट्रेन मतलब आपकी आईलेंस को सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी मतलब छोटा करेगी, क्योंकि पास का इमेज देख रहे हैं आप, तो आपको आंखों में हल्का सा स्ट्रेन महसूस होगा, है ना, थोड़ा सा स्ट्रेन लगने लग जाएगा उसके अंदर, और हमारी जो इमेज है वो ब्लर बनेगी। टू सी द ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली डिस्टिंक्ट मस्ट होल्ड अबाउट 25 सेंटीमीटर, कम से कम 25 सेंटीमीटर तो दूर, कम से कम बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 25 पे रखने लग गए ऑब्जेक्ट को, कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम नहीं है। तो इस कंडीशन में आप विदाउट स्ट्रेन, आंखों को ज्यादा ऐसे जोर दिए हुए, आंखों पे जोर नहीं लगेगा तब, है ना, इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन कितना है हमारे पास? 25। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ विजन कितना है बेटा हमारे पास? इन्फिनिटी, क्योंकि हम चांद सितारे सब कुछ देख सकते हैं, वो हमसे बहुत दूर है, तो वो इन्फिनिटी कहलाता है, तो हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई, इसी को हम कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई, ठीक है, इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। द फार्टेस्ट, जो बहुत ज्यादा दूर पॉइंट है वो कितना बेटा? इन्फिनिटी हमारी नॉर्मल आंखों के लिए, ठीक है, क्लियर हो गया? नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली बिटवीन 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, एक नॉर्मल आंख, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक देख सकती है। एक सेकेंड आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां से चलिए, क्या दिया हुआ है? द क्रिस्टलाइन लेंस पीपल एट द ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। जब आंखें पुरानी होती है, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जो भी हमारे पास जो भी आंखें होती हैं वो मिल्की, मतलब उनमें हल्का सा ऐसे व्हाइटनेस आ जाती है और क्लाउडी हो जाता है वो। इस कंडीशन को कैटरैक्ट कहते हैं, ठीक है, इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं बेटा? कैटरैक्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें पार्शियली या कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन हो जाता है, बिल्कुल नहीं दिखता है तो पार्शियली थोड़ा बहुत दिखता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्टोर द विजन इज थ्रू अ कैटरैक्ट सर्जरी। एक कैटरैक्ट की सर्जरी होती है, मतलब जो आईलेंस होता है उसको निकाल के नया आईलेंस उसमें लगा देते हैं, ये सर्जरी है और ये करवा देते हैं। मतलब अब तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर निःशुल्क है ये सब, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छा एफर्ट है ये सब कि जो लोग नहीं देख सकते या जिनकी आंखें खराब हो गई उनका ऑपरेशन करके उनको नई आंखें दे सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे डिफेक्ट ऑफ विजन, आंखें कैसे खराब होती हैं, क्या कंडीशन है डिफेक्ट ऑफ विजन की, एंड देयर करेक्टनेस, और वो किस तरीके से ठीक भी हो सकती हैं, ऐसा है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो आई में ग्रेजुअली लॉस देयर पावर ऑफ एकोमोडेशन, मेन आंखों की खराब होने का कारण क्या है? उनका पावर ऑफ एकोमोडेशन चला जाए। मतलब मान लीजिए जो आंखें हैं उनका मेन काम क्या है कि वो पावर ऑफ, मतलब कलर तो सेंस कर ही सकती हैं लेकिन दूर और पास का दोनों देख भी तो सकती हैं। तो होता क्या है बेसिकली, जब भी दूर का देखेंगे तो आई लेंस बड़ा हो जाएगा, थिन हो जाएगा, उस कंडीशन में जो हमारा फोकल लेंथ है वो बढ़ जाएगा। पास का देखना है, आई लेंस थिक हो जाएगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगा और हमें पास का इजीली दिख जाएगा। ये दो कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर मैं पावर ऑफ एकोमोडेशन किसी भी आंख का चला जाए, इट मींस कि अगर पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की पावर है वो पावर ही चली जाए, तो मान लो जैसे हम दूर का देख रहे हैं, हमारी आई लेंस बड़ी तो है लेकिन जब हम पास का देखें तो हमारी आई लेंस छोटी नहीं हो रही, थिक ही नहीं हो रही है, सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है, तो ये कंडीशन में हमारा जो फोकल लेंथ है वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हमारी आंखें हैं वो ब्लर इमेज बनाती हैं। अगर हम डेली पास का देख रहे हैं तो पास का इजीली दिखेगा, हमारी आई लेंस सिलरी मसल रिलैक्स नहीं कर रही है, वो आई लेंस बड़ा नहीं हो रहा, आई लेंस का बड़ा नहीं होगा, फोकल लेंथ बड़ा नहीं होगा, हमें दूर का नहीं दिखेगा। तो हमारे पास जो कुछ बीमारियां वो इसी तरीके की होती हैं। तो पहली बीमारी जो हमारे पास है वो है मायोपिया। पहली बीमारी क्या है बेटा हमारे पास? मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? देखो पहले बात तो समझो, मायोपिया में स्पेलिंग छोटी है, पहले तो ये समझ लो। स्पेलिंग छोटी है मतलब हमें पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। स्पेलिंग छोटी है,
मायोपिया, मायोपिया को नियर साइटनेस कहते हैं। मायोपिया को क्या कहते हैं बेटा? नियर साइटनेस कहते हैं। नियर साइटनेस का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट आपको पास का तो दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिख पाएगा। अब ये कंडीशन क्या क्यों होती है? क्योंकि आइलेंस इसमें थिक हो चुका है। आइलेंस क्या हो चुका है बेटा? थिक हो चुका है, परमानेंटली थिक हो गया है। आइलेंस परमानेंटली थिक हो गया है तो फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ है, जो फोकल लेंथ है, जो फोकल लेंथ है आपका, वो फोकल लेंथ क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। जैसे ही फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा तो आपको पास का दिखेगा और दूर का नहीं दिखेगा। तो दूर का इमेज होगा ब्लरी इमेज होगा। जो फार इमेजेस होंगे, जो फार इमेजेस होंगे, फार इमेजेस जो होंगे वो ब्लरी होंगे। ठीक है, ठीक है, फार इमेजेस जो भी होंगे बेटा वो कैसे होंगे बेटा? ब्लरी इमेज बनाएगा। दूर के जितने भी इमेज बनेंगे वो कैसे इमेज बनेंगे बेटा? ब्लरी इमेज बन जाएंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है बहुत अच्छे से, कैन नॉट द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, द पर्सन विद दिस डिफेक्ट फार नियरर देन इन्फिनिटी। जो उनका मतलब फारर पॉइंट है वो नियर देन इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, डायग्राम से समझाऊंगा। सच अ पर्सन मे सी द क्लियर ऑब्जेक्ट अप टू द डिस्टेंस ऑफ द फ्यू मीटर, कुछ मीटर तक तो देख लेता है लेकिन ज्यादा दूर नहीं देख पाता। इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ द डिस्टेंस इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ रेटिना, और जो इमेज बनता है वो रेटिना के पहले बन जाता है। देखो समझाता हूँ, ये हमारी मान लो एक नॉर्मल ह्यूमन आई है, ठीक है, ये हमारी एक नॉर्मल ह्यूमन आई है। चलो मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। मान लेते हैं हमारी एक नॉर्मल ह्यूमन आई है और इस ह्यूमन आई में कोई भी डिफेक्ट नहीं है। चलो मेरे से अगर आँख का डायग्राम अच्छा ना बने तो कृपया कर मुझे माफ़ कर दें, ठीक है, मैं कोशिश पूरी किया हूँ बनाने की। चलो ठीक है, जैसा भी बने, ठीक है। चलो मान लेते हैं, तो मान लीजिए आपको दूर का कोई ऑब्जेक्ट दिखना है। दूर के ऑब्जेक्ट में लाइट रे ऐसी आएगी, एक सेकेंड, जो दूर का ऑब्जेक्ट अगर मुझे देखना है तो लाइट रे ऐसे बिल्कुल सीधी आएगी और इमेज कहाँ बनाएगी बेटा? रेटिना पर इमेज बनाएगी। ये रेटिना है, रेटिना पर इमेज आसानी से बन जाएगी। क्लियर हो गया? तो रेटिना पे इमेज बन रही है, ये नॉर्मल आया है ना। अब डिफेक्ट में क्या होता है, सुनो, हमारे पास जो आंख है, आंख का जैसे पहले तो लेंस बना दिया मैंने, अभी लेंस बनाने के बाद यहाँ पे लेंस क्या हो गया? थिक हो गया। लेंस क्या हो गया बेटा? पहले से थिक हो गया, मतलब पहले लेंस पतला था, अभी लेंस थोड़ा सा मोटा हो गया। अभी जैसे ही ये लेंस मोटा हुआ, आंखों का मोटा हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो मेरे पास इमेज पहले रेटिना पे बन रही थी, अब रेटिना से भी पहले इमेज यहीं बनने लग जाएगी, क्योंकि लाइट रे क्या हो रही है? फोकल लेंथ लेस होने की वजह से, कम होने की वजह से जो कन्वर्जन है, जो लाइट रे का कन्वर्जन है, कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज कर जाएगी। कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज कर जाएगी। जैसे ही कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज करेगी, सुनना, जैसे ही कन्वर्जिंग पावर यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, देन कन्वर्जिंग पावर जैसे ही इंक्रीज करेगी तो लाइट रे और ज्यादा कन्वर्ज होगी। लाइट रे कन्वर्ज हुई तो इमेज क्या होगा बेटा? बिफोर द रेटिना बन जाएगी। बिफोर रेटिना बनेगा, क्या बनेगा बेटा? बिफोर रेटिना बन जाएगा। बिफोर रेटिना बनेगा। क्लियर हो गया? इमेज क्या बनेगा बेटा? बिफोर रेटिना। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे? सुनो, लाइट रे ज्यादा कन्वर्ज हो रही है, लाइट रे की कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है, मतलब वो ऐसे उसका फोकल लेंथ ऐसे डिक्रीज किया है कि वो कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया तो वो यहीं कन्वर्ट कर दे रहा है, रेटिना पे इमेज ही नहीं जाने दे रहा, जल्दी कन्वर्ट कर दे रहा है। जो लाइट रे दूर जाके मिल रही थी पहले मिला दे रहा है, ठीक है। तो लाइट रे अगर पहले मिलने लग गई, अब इसको ठीक करना है। अब ठीक कैसे करोगे? कन्वर्जिंग पावर को कन्वर्जिंग पावर को घटाने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे? एक ऐसा लेंस लगाएंगे जो कि जिसकी डाइवर्जिंग पावर ज्यादा हो, ठीक है। तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है बेटा? डाइवर्जिंग लेंस हमारे पास कॉनकेव होता है। कॉनकेव क्या होता है बेटा? डाइवर्जिंग लेंस होता है। क्लियर हो गया? अब वो क्या करेगा? सुनो, जो ऑब्जेक्ट दूर बन रहा था, है ना, उस ऑब्जेक्ट को पास में ले आएगा। उस ऑब्जेक्ट को कहां ले आएगा बेटा? पास में ले आएगा, ठीक है। सुनो, जो लाइट रे दूर से आ रही थी, वो लाइट रे इस मायोपिक आई के लिए वो जो ऑब्जेक्ट है, जो दूर का ऑब्जेक्ट था, सुनना बेटा, जो ऑब्जेक्ट दूर था, उसका लाइट रे, वो ऑब्जेक्ट जो रहेगा, नया वाला जो ऑब्जेक्ट रहेगा, उसका इमेज कहाँ आ जाएगा बेटा? पास में आ जाएगा। वो जो फार पॉइंट था, वो फार पॉइंट इस आंख के लिए क्या हो गया? नियर हो गया।
अब जो इमेज बनेगी वो इमेज कहाँ बन जाएगी बेटा, रेटिना पे हो जाएगी। ये करेक्शन हो गया। ये कहाँ बन रही है बेटा, रेटिना पर बन रही है। जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी बेटा, रेटिना पे बन जाएगी इस कंडीशन में। क्लियर हो गया, बात है समझ में। तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया है, कन्वर्जिंग पावर को ठीक करने के लिए एक डाइवर्जिंग मिरर लगाना पड़ेगा। डाइवर्जिंग लेंस, सॉरी मिरर बोल दिया मैंने, डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा। डाइवर्जिंग लेंस हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, लगाना पड़ेगा। डन, बात समझ में आ गई। जैसे मैंने डाइवर्जिंग लेंस लगाया, डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा, लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ट कर देगा इस मायोपिक आई के लिए। देखो यहाँ लिखा भी हुआ था, इस मायोपिक आई के लिए जो हमारा फार पॉइंट होता है वो पास में होता है। जो फार पॉइंट होता है बेटा वो कहाँ होता है बेटा, पास में होता है। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज अ फार पॉइंट नियरर देन द इन्फिनिटी। जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट है वो इन्फिनिटी से कहाँ आ जाता है, पास में आ जाता है। वो इन्फिनिटी से कहाँ आ जाता है बेटा, पास में आ जाता है। एक सेकंड रुकना, इन्फिनिटी से कहा जाता है बेटा, पास में आ जाता है। डन, समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये इसके 3 डायग्राम बने हैं। जो डायग्राम मैंने आपको बना के बताया, ये देखिए, ये एक नॉर्मल आया है, ठीक है, और इसका फार पॉइंट कहाँ आ गया है, पास में आया। फार पॉइंट ऑफ मायोपिक है, फार पॉइंट जो है वो पास में आ गया है। अब जो एक्चुअल में फार पॉइंट है वो दूर था, तो जो इमेज बनेगी वो मतलब यहाँ पे फोकल लेंथ डिक्रीज करने की वजह से, थिक होने की वजह से लेंस, इमेज जो है वो पास में बन जाएगा। जो इमेज है अगर वो पास में बन रहा है तो एक कन्वर्जन पावर बढ़ गई, तो डाइवर्जिंग लेंस लगा देंगे। डाइवर्जिंग लेंस लगाने से जो इमेज है वो फिर से कहाँ बन जाएगी बेटा, रेटिना पर ही बनने लग जाएगी। डन, समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। तो इसके बाद अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसको ठीक करने के लिए वही बोला है, स्पेक्टल्स का यूज करेंगे या लेंस लगाएंगे सीधे आंखों में, और उसके लिए एक सूटेबल पावर का लेंस लगाएंगे। और कौन सा लेंस हमें लगाना पड़ेगा बेटा, कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। कौन सा लेंस लगाएंगे बेटा, हम कॉनकेव लेंस लगाएंगे। डन, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, एक अगला डिजीज दिया हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब बेटा स्पेलिंग बड़ा है, स्पेलिंग बड़ी है, इसका मतलब क्या है कि दूर का दिखेगा। मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे इसका मतलब नहीं होता। हाइपरमेट्रोपिया मतलब होता है कि इंसान को दूर का क्लियरली दिखेगा, पास का नहीं दिख पाएगा। हाइपरमेट्रोपिया स्पेलिंग बड़ी है, याद रखना है ऐसे कि दूर का इजीली दिख जाएगा, पास का नहीं दिखेगा, इसीलिए इसको कहते हैं फार साइटनेस। फार साइटनेस मतलब दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिखेगा। अ पर्सन विद द हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर का दिखेगा, बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। और पास का ऑब्जेक्ट कुल मिला के नहीं दिखेगा। पास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि आईलेंस जो है वो पतला हो गया है, आईलेंस बड़ा हो गया है। जैसे ही आईलेंस बड़ा होगा तो जो आपके पास इमेज है वो आपको दूर का तो आसानी से दिखेगा, लेकिन पास का इमेज नहीं दिखेगा। पास का इमेज ब्लरी हो जाएगा, अंधे नहीं होंगे, ब्लरी दिखेगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्लियरली इमेज नहीं दिखेगा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कुल मिला के। यहाँ पे क्या होता है, जो पास का ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ चला जाता है बेटा, दूर चला जाता है। जो पास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं बेटा, दूर चले जाते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ तक लिखा है। द नियर पॉइंट, जो नियर पॉइंट है इस पर्सन के लिए वो फार अवे हो चुका है। क्लियर हो गया, 25 सेंटीमीटर से दूर हो गया है। सच अ पर्सन कैन सी कीप रीडिंग मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, मतलब कोई 25 सेंटीमीटर पे यहाँ रखा तो थोड़ा दूर रख के ही पढ़ पाएंगे। वो जो उनका पास का पॉइंट है, वो पास का पॉइंट कहाँ चला गया, दूर चला गया। जैसे मान लो कोई पहले इतने पे पढ़ रहा है आराम से, हाँ भाई इतने में पढ़, अब वो थोड़ा ऐसे करके देख के लिखेगा, है ना। ये आमतौर पर जो ये डिसीज होती है ये ज्यादा एजेड लोगों में होती है, जिनकी उम्र बढ़ चुकी होती है। आपको बहुत सारे जो केसेस दिखेंगे उसमें 90% केस जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको आजकल नए नए जो है ना ये बच्चे हैं, आप देखते होंगे 6, 7, 8, 9, 10 जो आपकी क्लासमेट्स हैं, उन बच्चों को भी आप देखिए, उनको भी जो बीमारी होती है वो मायोपिया होती है, हाइपरमेट्रोपिया नहीं होती। उनको दूर का दिखना बंद हो जाता है, पास का दिखता है। मतलब बच्चे बैठते हैं, ब्लैक बोर्ड का सर नहीं दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है वो अपने पड़ोसी से कॉपी करके लिखेगा। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में बेसिकली होता क्या है कि जो इंसान है वो मतलब जो मेनली बीमारियां हैं वो जो हो रही है वो दूर की असाइडनेस की ही होती है, मतलब आपको दूर का नहीं दिखता। क्लियर हो गया, बात आई समझ में। पास की जो बीमारी है, जो हाइपरमेट्रोपिया बीमारी है, ये आमतौर पे जिनकी कुछ एज हो जाती है, आमतौर पे ये उन्हीं को होती है। क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। This is because the light ray from the closely focused behind the retina, यहाँ जो इमेज बनता है वो रेटिना के पार बनता है। चलिए मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ कि ये कैसे बनेगा। एक सेकेंड निपटा दूँ, एक सेकेंड रुकना भाई। चलो बहुत बढ़िया। चलिए यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे बन रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए हमारे पास मान लेते हैं कि एक आई है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक मान लेते हैं कि हमारे पास एक आई है, ठीक है, और इस आंख में एक ऐसे लेंस लगा है। ये थोड़ा सा डायग्राम अजीब सा हो गया, मैं फिर से मिटा के बना दूं, चलना उधर, सॉरी, हाँ चलो मैं फिर से बना के बता देता हूँ। चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक ह्यूमन आई है
और ये ह्यूमन आई यहाँ पे इसका जो लेंस है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। लेंस क्या हो गया बेटा, लंबा हो गया है। एक सेकंड अपना, जो लेंस है वो लेंस ऐसे लंबा हो गया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट तो आपको दूर का दिख जा रहा है, दूर का तो आपको ऑब्जेक्ट दिख जा रहा है, लेकिन पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा। अब पास का ऑब्जेक्ट दिख भी रहा है तो इसका जो इमेज है वो कहाँ बन जा रहा है, क्योंकि देखो आई लेंस बड़ा हो गया, फोकल लेंथ बढ़ गया, फोकल लेंथ बढ़ गया तो इमेज का बनाएगा बेटा, रेटिना के पार बनाएगा इमेज। ये रेटिना है, ये रेटिना, रेटिना के पार यहाँ पर इमेज बनेगा। इमेज का बनेगा बेटा, रेटिना के पार बनेगा। ये समझ में आया, क्लियर हो गया। जैसे ही इमेज रेटिना के पार बनेगा, जैसे ही इमेज रेटिना के पार बनेगा तो आपको इमेज कैसे दिखेगी, ब्लरी ब्लरी दिखने लग जाएगी। अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मतलब यहाँ पर जो डाइवर्स है, जो आई लेंस है, मतलब वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज अच्छे से नहीं कर पा रहा, कन्वर्ज अच्छे से नहीं कर पा रहा। तो इसको कन्वर्ज करने के लिए कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे, एक बढ़िया सा नया कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे। ये कन्वर्जिंग लेंस लाइट रे को कन्वर्ट कर देगा और जो पास का पॉइंट है, जो दूर गया था, उसको ठीक कर देगा। उसको क्या कर देगा बेटा, ठीक कर देगा और इमेज फिर से कहाँ बनने लग जाएगी, इमेज फिर से रेटिना पे बन जाएगी। इमेज फिर से कहाँ बन जाएगी बेटा, रेटिना पे बन जाएगी। मतलब यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया पे क्या होता है, आई लेंस बड़ी हो जाती है तो कन्वर्जन अच्छे से नहीं कर पाता, लाइट रे को कन्वर्ट नहीं कर पाता, तो आपको कन्वर्जिंग लेंस लगाना है। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है बेटा, कॉन्वेक्स एक प्रकार का कन्वर्जिंग लेंस है। कॉन्वेक्स क्या है बेटा, एक प्रकार का कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, मैं मिटा देता हूँ उसको। तो हमारे पास सीधी सी बात है, इससे पहले वाले में कन्वर्ज ज्यादा हो रहा था, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो गई थी। कन्वर्जिंग पावर को ठीक करने के लिए उसको मैंने कन्वर्जिंग पावर को, एक सेकंड बेटा, कन्वर्जिंग पावर को ठीक करने के लिए मैंने क्या लगाया था बेटा, एक डाइवर्जिंग लेंस लगाया था। और यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर जैसे ही कम हुई तो मैंने उसको ठीक करने के लिए एक कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया। वहां पे कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो गई थी मायोपिया में तो एक डाइवर्जिंग लेंस लगाया, यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर कम हो गई तो एक कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया। भाई कन्वर्ट अच्छे से नहीं कर पा रहा, ले एक और लेंस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। किस लेंस का यूज करते हैं बेटा, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस जिसे कहते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, हाँ कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, डन। तो और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस एक प्रकार का कन्वर्जिंग लेंस होता है जिनको हम स्पेक्स में लगा के यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दो कंडीशंस देखो, यहाँ पे इस मायोपिया में देखो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि जो आपका आई लेंस है वो शॉर्ट हो जाए, जो आई लेंस है वो शॉर्ट हो गया, आई लेंस शॉर्ट हो जाए, या तो आपका आईबॉल जो है ना, जो आईबॉल है वो आईबॉल बढ़ जाए, आईबॉल जो है आईबॉल लार्ज हो जाए, ये एक कंडीशन है। पहले तो एक कंडीशन है जो हमारा लेंस है, लेंस शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट लेंस हो जाए मायोपिया में, पहली कंडीशन ये है। या तो आई लेंस लार्ज हो जाए, मान लो सॉरी आईबॉल ही बड़ा हो जाए, आई लेंस छोटा हो जाए या तो आईबॉल बढ़ जाए। मतलब देखो सोचो, इमेज बेचारा पहले रेटिना यहाँ बना था, अब आईबॉल ही बढ़ गया, लो दिक्कत हो गई। तो ऐसा कहने का मतलब है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कंडीशन है सुनो, हाइपरमेट्रोपिया में या तो आई लेंस बढ़ जाता है या तो आईबॉल छोटा हो जाता है। दो कंडीशन है, या तो आई लेंस बढ़ेगा या तो आईबॉल छोटा हो जाएगा। तो लिखा हुआ है द फोकल लेंथ ऑफ द आई इज टू लॉन्ग, फोकल लेंथ बढ़ गई क्योंकि आंखों का जो लेंस है वो बढ़ चुका है। द आईबॉल हैज बिकम टू स्मॉल, आईबॉल जो है जो पहले बड़ा साइज था वो छोटा साइज हो चुका है, ये कंडीशन है उसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या है, यहाँ पे पावर एकोमोडेशन है वो एज के साथ कम हो जाती है, ठीक है। अब लिखा हुआ है मोस्ट पीपल है ना, द नियर पॉइंट ग्रेजुअली डिक्रीज रिसीड्स अवे, they find it difficult to see the nearby object comfortably but distinctly without correcting मतलब आई ग्लासेस। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। ना दूर का दिखता है ना पास का दिखता है, दोनों विजन के ब्लर हो जाते हैं। तो उसके लिए उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि जो सेलरी मसल है वो कमजोर पड़ जाती है, ठीक है। अ पर्सन मे सफर बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से ही परेशान होता है। यहाँ पे बायफोकल लेंथ यूज करते हैं। बायफोकल लेंस मतलब क्या होता है, उसमें एक लेंस कॉन्केव भी होता है, एक लेंस कॉन्वेक्स भी होता है। तो उसमें दोनों लेंसेज होता है। जब भी उसे पास का देखना होता है तो उस पास का देखने के लिए वहां पे हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, और जब भी दूर का देखना होता है तो कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे पढ़ लो दिया हुआ है, द लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स लेंस। लोअर पार्ट कॉन्वेक्स लेंस होता है क्योंकि वो नियर मतलब पास का देखने के लिए फैसिलिटेट करता है। और इसके बाद हमारे पास अगर हमें दूर का देखना होगा तो दूर का देखने के लिए हमें कॉन्केव लेंस उसमें लगा के देता है। अपर पोर्शन इज अ कॉन्केव लेंस उसमें होता है। क्लियर हो गया। दीस डे इट इज पॉसिबल टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट विद द कॉन्टेक्ट लेंस
थ्रू द सर्जिकल ना सर्जरी से भी हम एक कॉन्टेक्ट लेंस लगवा सकते हैं आंखों में, और वो भी हमें इससे हेल्प करता है। देखिए पहले तो या तो आप कॉन्टेक्ट लेंस लगवा लीजिए या तो आप सर्जरी करवा लीजिए आंखों की, हो भी जाता है। गवर्नमेंट तो उसको फ्री में भी कर रही है आजकल, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर तो ठीक है, बहुत कम पैसे में भी कर देते हैं। एम्स है, बहुत अदर हॉस्पिटल्स भी हैं, वहाँ भी जब ऑपरेशन कराएंगे तो सिर्फ ऑपरेशन करने या दवाई का ही कॉस्ट लगता है, अलग से कोई भी कॉस्ट नहीं लगता। तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई? आंखों का अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या कहलाता है? अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, दूर का देखना है तो फोकल लेंथ को बढ़ा लेना, पास का देखना है तो फोकल लेंथ को कम कर लेना, ये पावर ऑफ अकोमोडेशन है। अगर कोई भी इंसान मायोपिक आई है, कैन नॉट सी द बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली, व्हाट टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस, हमें कैसा करेक्टिव लेंस वहां पर यूज करना चाहिए? क्यों यहाँ पर बेसिकली जो कन्वर्जिंग पावर है वो बढ़ गई है, एक डाइवर्जिंग लेंस, एक कॉन्केव लेंस हमें लगा लेना चाहिए। व्हाट इज द फार पॉइंट एंड द नियर पॉइंट? फार पॉइंट आपका इन्फिनिटी है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, स्टूडेंट दैट डिफिकल्टी रीडिंग ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, व्हाट कुड बी द डिफेक्ट? मान लीजिए कोई दूर बैठा है, उसको ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा, मतलब उसकी दूर की नज़र कमजोर हो गई है, उसको मतलब मायोपिया हो चुका है, ठीक है। आमतौर पे बच्चों को ही होता है। किसको कैसे करेक्ट करेंगे तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करेक्ट किया जाता है, ठीक है। आप ये जो दिया हुआ है इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, एक बार थिंक ओवर इट कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज दी हुई है, ठीक है। चलिए सिलेबस पे आते हैं। दिया हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, एक प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। चलिए, तो जैसे हमने ग्लास लैब में किया था वैसे यहाँ भी होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग है। प्रिज्म में बेसिकली 3 रेक्टेंगल 2 ट्राइंगल होते हैं। कैसे होता है बेटा? 3 रेक्टेंगल और 2 ट्राइंगल, ठीक है। 3 रेक्टेंगल, 1 2 और तीसरा रेक्टेंगल यहाँ, एक ट्राइंगल यहाँ लगा होता है, एक ट्राइंगल पीछे लगा होता है। देखो ये ऐसा एक रेक्टेंगल ये लगा ऐसा ऐसा, और एक नीचे से रेक्टेंगल होता है, सामने सामने से क्या होता है? ट्राइंगल होता है। तो बेसिकली जब भी आप डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम में वो कुछ आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एक सेकेंड बेटा, डायग्राम में वो कुछ आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। सामने वाला फेस है, एक ट्राइंगल यहाँ है, एक ट्राइंगल इसके पीछे, और 3 साइड से आपके पास वहां पर रेक्टेंगल वाला पोर्शन होता है। 3 साइड से क्या होता है बेटा? रेक्टेंगल वाला पोर्शन होता है। डन। चलिए, बात आ गई समझ में, बहुत बढ़िया। अब एक सेकेंड, यहाँ पे refracted through a rectangular glass slab, the parallel refracting surface of a glass slab, the emergent ray is parallel to the incident ray। मान लीजिए जब भी ग्लास स्लैब होता है, इससे पहले वाला चैप्टर में हमने किया है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि जब भी आपको अगर ये चैप्टर पढ़ना है तो इससे पहले वाला चैप्टर तो पढ़ना होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास जैसे मान लीजिए ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब यहाँ पे दिया हुआ है, एक अगर हमारे पास यहाँ पे इंसिडेंट रे आके टकरा रही है, ठीक है। इंसिडेंट रे जब भी आके टकराएगी यहाँ पे, इंसिडेंट रे जब भी यहाँ पे आके टकराएगी तो हमारे पास ये इंसिडेंट रे है, ये हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल है, और ये यहाँ पे क्या कर जाएगी बेटा? रिफ्रैक्ट कर जाएगी। तो ये जैसे सीधे जाने वाली थी, अब रिफ्रैक्ट करेगी, यहाँ आ जाएगी। रिफ्रैक्ट करने के बाद यहाँ से जो लाइट रे है जो निकलेगी, उस लाइट रे को हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इमर्जेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इमर्जेंट रे है। तो कुल मिला के जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है, ठीक है, ये दोनों ही क्या रहती है बेटा? आपस में पैरेलल। यहाँ थोड़ा ढंग से बना नहीं है। तो जो इमर्जेंट रे है वो पैरेलल होती है इंसिडेंट रे से, है ना। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों क्या रहती है बेटा? आपस में पैरेलल होती हैं अगर वो सेम मीडियम में जा रहा है तो। क्योंकि देखो ये एयर मीडियम था, एयर मीडियम से भाई कहाँ चला गया? देखो ये एयर मीडियम था, ये ग्लास है, अगेन ये एयर मीडियम है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर एक जिस एयर मीडियम से आया था, एयर मीडियम में ही अगर निकलेगा, एयर मीडियम से आया था और अगर एयर मीडियम में ही वापस निकलेगा, तभी वो लाइट रे आपस में क्या होंगी बेटा? पैरेलल होंगी, नहीं तो पैरेलल नहीं होंगी, ये कहने का मतलब है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। हाँ, यहाँ से बढ़ते हैं आगे। तो रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, तो यहाँ पे प्रिज्म कैसा होता है? उसमें 2 रेक्टेंगुलर साइड होती हैं, 2 ट्राइंगुलर साइड होती हैं। देखो लिखा है ना, 2 ट्राइंगुलर साइड होती हैं, 3 रेक्टेंगुलर साइड होती हैं भाई की, ठीक है। चलो, और इसी के थ्रू क्या होता है? उसमें रिफ्रैक्शन होता है। दीज सरफेस टू रीच द एंगल बिटवीन इट्स 2 लेटरल सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। देखो जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म में जो 2 लेटरल सरफेसेस होती हैं, जो यहाँ पर एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसे? एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं बेटा उसको? अपन एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। क्लियर हो गया? बात ही समझ में। चलो, अब होता कैसे है कि ये मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। सुनो,
हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म थोड़ा सा फिलहाल हमको प्रिज्म ऐसा दिखता है, फिलहाल प्रिज्म हमको थोड़ा सा ऐसा दिखता है, ये लाइट रे ऐसी ये प्रिज्म लगाइए, ठीक है, और ये प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म में दो लेटरल सरफेसेस के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। चलो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ से लाइट रे आ रही है, व्हाइट लाइट यहाँ से, व्हाइट लाइट तो मैं खैर बना नहीं पाऊंगा, चलो मैं ब्लैक कलर से बना देता हूँ। एक लाइट रे यहाँ पे आ रही है, एक व्हाइट लाइट यहाँ पे आई, ठीक है, एक व्हाइट लाइट यहाँ आई और यहाँ की टकराई, तो ये मेरा नॉर्मल है, ये मेरा नॉर्मल है। लाइट रे यहाँ पे क्या होगी, इंसिडेंट कर गई। जैसे ही लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट करेगी तो देखो लाइट रे बिल्कुल सीधे निकलने वाली थी, लेकिन रिफ्रैक्ट कर जाएगी लाइट रे। लाइट रे क्या कर जाएगी बेटा, रिफ्रैक्ट कर जाएगी, रिफ्रैक्ट करके बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। यहाँ से जो नॉर्मल है मेरे पास, ये जो नॉर्मल है यहाँ से फिर से रिफ्रैक्ट करेगी और रिफ्रैक्ट करके अगले मीडियम में चली जाएगी। रिफ्रैक्ट करके क्या चली जाएगी बेटा, अगले मीडियम में चली जाएगी। क्लियर हो गया। तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है, इसको बोलेंगे बेटा इंसिडेंट रे। ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया, एक मिनट बेटा, ये हो गया मेरे पास रिफ्रैक्टेड रे, और ये वाली जो रे मेरे पास जा रही है इसे बोलेंगे इमर्जेंट रे। तो 3 रे हो गई, ठीक है। यहाँ पे बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे बनेगा एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है, यहाँ पे बनेगा एंगल ऑफ इमर्जेंट। चलो जो इंसिडेंट रे मेरे पास जा रही थी, जो इंसिडेंट रे मेरे पास जा रही थी, इसको अगर मैं सीधा बना दूं, और जो रिफ्रैक्टेड रे मेरे पास यहाँ से, जो इमर्जेंट रे मेरे पास ऐसे जा रही थी, इसको मैं अगर मिला दूं, इनको मिलाने पर जो मेरे पास यहाँ एंगल बनेगा उसे मैं बोलूंगा एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलूंगा बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब होता है मतलब अपने पाथ को मोड़ लेना, अपने पाथ से अलग हो जाना, उसको बोलते हैं डेविएशन, है मतलब अलग दिशा में चले जाना, उसको डेविएशन कहते हैं। तो अगर मान लो प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे बिल्कुल सीधी निकलती, लेकिन प्रिज्म होने की वजह से जब ये दूसरे मीडियम में गई तो लाइट रे ऐसे निकल रही है। इन दोनों लाइट रेस की इमर्जेंट का जो पीछे वाला पार्ट है और जो इंसिडेंट का जो आगे वाला पार्ट है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, और जो ये ऊपर एंगल बन रहा है इसे बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म। ये पूरा सेटअप ये प्रिज्म है, ठीक है बेटा। ये क्या है बेटा, ये प्रिज्म है। ये प्रिज्म में 2 पार्ट है, ये आगे वाला एक ट्रायंगुलर पार्ट है, पीछे एक ट्रायंगुलर पार्ट होता है, ये आगे पीछे ट्रायंगुलर, इसके बीच में यहाँ पर 3 रेक्टेंगल्स होता है, एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, ऐसा 1-2 रेक्टेंगल, देखो ऐसा, ये है ऐसा, ऐसे 2 रेक्टेंगल देख लेना यार प्रिज्म, और नीचे से 1 रेक्टेंगल और सामने से 2 ट्रायंगल लगे होते हैं, ऐसा पार्ट होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। देख लो अगर इसमें से कुछ छूट जाए तो, वैसे तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि इसमें से कुछ भी छूटेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ ना, एंगल ऑफ डेविएशन डी से होता है, ये एंगल ऑफ डी, ये लग बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये डी एंगल यहाँ पे बना हुआ है। जो आपने इंसिडेंट रे है वो सीधी गई, जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो इमर्जेंट रे है वो पीछे आई, और जो बीच में एंगल बना उस एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। उस एंगल को हम क्या कहते हैं बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, ठीक है। आप जितना मैंने पढ़ाया वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, बेसिकली हम ये जानते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिज्म जो होता है वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट करता है। जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, जब रेनबो फॉर्मेशन होता है तब भी ये चीज होती है। फिलहाल हम पहले प्रिज्म के मदद से जानेंगे कि ये क्या है, ठीक है। चलिए एक सेकेंड। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट कैसे होता है ग्लास प्रिज्म से, पहले हम ये जानते हैं, ठीक है। द इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ ग्लास प्रिज्म शो द एक्साइटिंग फिनोमेना, एक प्रकार का बहुत अच्छा सा एक्साइटेड फिनोमेना शो करता है। कैसे करता है शो, ये देखते हैं। ये लाइट का फॉर्मेशन करता है, रेनबो का फॉर्मेशन कर रहा है। कैसे होता है ये मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, एक सेकंड। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, हमारे पास मान लेते हैं कि एक प्रिज्म है, और ये जो प्रिज्म है इसमें से अगर एक व्हाइट लाइट कोई भी जाएगी, एक मान लो ये प्रिज्म है, एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुकना है। मान लो हमारे पास ये एक प्रिज्म है, और प्रिज्म में से जैसे मान लो यहाँ से एक व्हाइट लाइट आ रही है। व्हाइट लाइट तो यार देखो मैं बना नहीं पाऊंगा क्योंकि स्क्रीन भी व्हाइट है, और ये भी व्हाइट बना दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो मान लो यहाँ पे एक व्हाइट लाइट जा रही है। आज व्हाइट लाइट ब्लैक कलर की है, आज व्हाइट लाइट का ब्लैक होने का मन है, तो व्हाइट लाइट यहाँ से गई, एक ब्लैक कलर की व्हाइट लाइट यहाँ गई, ठीक है। तो यहाँ जो लाइट रे गई है इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। क्या बोलेंगे बेटा, इंसिडेंट रे बोलेंगे, है ना। मैंने बहुत जगह इसको आई से भी दिखाया हुआ ऊपर, तो आई और इंसिडेंट रे लगभग ठीक है। चलो ये हमारे पास ये नॉर्मल है, और नॉर्मल के बाद यहाँ से जो लाइट रे है वो यहाँ से आगे चली जाएगी रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा इस फिनोमेना में, यहाँ क्या शो करता है वो, यहाँ पे जो लाइट रे है वो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पे बना हुआ है, तो लाइट रे है वो यहाँ पे 7 कलर में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो जो लाइट रे है वो बिल्कुल सीधी जा रही थी,
जो मैंने बताया था पहले भी, है ना। और लाइट रे यहाँ से डिवाइड होना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात समझो, एक सेकेंड ना, लाइट रे यहाँ से डिवाइड होना चालू हो जाएगा। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ बहुत बढ़िया। चलो, तो लाइट रे यहाँ से डिवाइड होना चालू हो जाएगा। अब जो लाइट है वो बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, सुनना बेटा, व्हाइट लाइट जो है वो बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधा ना जाके वो रिफ्रैक्ट हुआ, और रिफ्रैक्ट भी हुआ तो 7 कलर में, ठीक है। रेड, ठीक है, एक सेकेंड, कलर ढूंढने पड़ेंगे। कलर पहले मैं लिख लेता हूँ कौन कौन से आ रहे हैं। देखो, वो बेटा बनाएगा 7 कलर, ठीक है। कौन कौन से? वी, एक मिनट, वी आई बी जी, एक मिनट थोड़ा सा गलत हो गया, आई, एक मिनट, क्या है बेटा, फिर से लिखेंगे। चलो, वी आई बी जी वाई ओ आर। एक सेकंड में पानी पी लूं। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे 7 कलर बनेंगे, वी आई बी जी वाई ओ आर, ठीक है। चलो, तो पहला जो कलर है हमारे पास यहाँ पे बन रहा है बेटा, वो कौन सा कलर बन रहा है? रेड कलर, ठीक है। तो वो हमने बना दिया। दूसरा कलर हमारे पास क्या आ रहा है? ऑरेंज। देखना इसमें से ऑरेंज क्या है, कौन सा ऑरेंज होगा? ऑरेंज, ये वाला होगा, ठीक है। चलो, ये ऑरेंज है, तो दूसरा कलर आ गया, एक सेकंड ना बेटा, दूसरा कलर आ गया ऑरेंज। दूसरा कलर कौन सा आ गया बेटा? ऑरेंज कलर आ गया हमारे पास। एक सेकंड, दूसरा कलर कौन सा आ गया बेटा? ऑरेंज कलर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया येलो। अब उसके बाद कौन सा कलर आ गया बेटा? येलो। ये येलो है, ठीक है। अब तुमको हो सकता है दिखे ना दिखे येलो, ठीक है, कोशिश, हाँ थोड़ा सा तो दिख ही रहा है। चलो डन। इसके बाद कौन सा कलर आ गया बेटा? ग्रीन कलर आ गया। तो इसके बाद आ गया ग्रीन कलर, ठीक है। ग्रीन कलर के बाद कौन सा कलर आ रहा है बेटा? ब्लू कलर आ रहा है। तो ये मैंने बना दिया इसके बाद ब्लू कलर। वैसे तो लाइट ब्लू बनता है, फिर मैंने डार्क ब्लू बना दिया है, ठीक है। चलो, इसके बाद मेरे पास आ गया इंडिगो कलर, ठीक है। तो इंडिगो ऐसे ही, चलो ये वाला मैंने इंडिगो बना दिया, ये वाला इंडिगो बना दिया। चलो, फिर उसके बाद क्या आ गया मेरे पास? वॉयलेट कलर, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये वॉयलेट कलर आ गया, ठीक है। मैंने ये वॉयलेट कलर, ये सारे कलर बना दिए। अब इसके बाद ये लाइट रे फिर से रिफ्रैक्ट होगी। लाइट रे क्या होगी बेटा? फिर से रिफ्रैक्ट होगी। तो ये जो कलर है रेड वाला, ये और ऐसे नीचे जाएगा। फिर उसके बाद जो कलर आएगा वो ऑरेंज कलर आएगा, ऑरेंज ये वाला, सॉरी, ये ऑरेंज कलर आएगा। ऑरेंज के बाद कौन सा कलर आ रहा है बेटा? येलो कलर आ रहा है। तुम लोग भी साथ में बनाते चलना। फिर ये येलो कलर आ गया। येलो कलर के बाद कौन सा कलर आ रहा है बेटा? येलो कलर के बाद मेरे पास आ रहा है ग्रीन कलर। तो मैंने ये फिर ग्रीन कलर बना दिया, ठीक है। ग्रीन कलर के बाद मेरे पास कौन सा कलर आ रहा है बेटा? ग्रीन के बाद मेरे पास आ रहा है ब्लू कलर। चलो ठीक है, मैंने ये वाला ब्लू बना दिया, ठीक है। ये वाला मैंने यहाँ ब्लू बना दिया। ब्लू के बाद कौन सा कलर है बेटा मेरे पास? ये मेरे पास इंडिगो, फिर मेरे पास है वॉयलेट कलर। मेरे पास कौन सा कलर है बेटा? उसके बाद वॉयलेट कलर है। तो मेरे पास ये सारे कलर्स यहाँ पे बन गए। ये वाले क्या होगा बेटा? सारे कलर मेरे पास यहाँ पे बन गए, ठीक है। अब सुनो, एक मिनट ना, वी आई बी जी वाई ओ आर, ठीक है। अब सुनो, अब एंगल ऑफ डेविएशन अगर मुझे बनाना होगा यहाँ से, तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखो, ये वॉयलेट कलर है, वॉयलेट कलर पीछे जाएगा तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन, फिर ये इंडिगो वाला, फिर इसका ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे सारे अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन। देखो यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन बनाते जाएंगे, ऐसे ऐसे एंगल ऑफ डेविएशन ऐसे बनाते जाएंगे, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ से ऐसे बनाते जाएंगे। क्लियर हो गया? बात है समझ में? चलो, तो हमारे पास एंगल ऑफ जो डेविएशन है वो यहाँ से बनता जाएगा, ठीक है। चलो बढ़िया, मिटा नहीं। चलो, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ से बनता जाएगा। तो एक कलर, एक वाइट लाइट, एक सेकंड बेटा, एक वाइट लाइट, ठीक है, एक वाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में, किसमें बेटा? 7 कलर्स में क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। जिस शीट पे हमें ये मिलता है उस शीट को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जिस स्क्रीन पे ये बनता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा उसको? अपन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एक जो प्रिज्म है, प्रिज्म एक व्हाइट लाइट को 7 ब्यूटीफुल कलर्स में बांट देती है। उसका पैटर्न होता है वी आई बी जी वाई ओ आर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो, ऑरेंज, रेड, सॉरी है ना, बीच में वाई रह गया था। तो ये बन गया हमारे पास, ठीक। क्लियर हो गया? और इस फिनोमेना को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे, a prism probably split the incident white light in the band of color that appears at the two end of the color band, ठीक है। It can be appeared as violet, indigo, blue, green,
येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, इसको हम किससे दिखाते हैं बेटा? विबग्योर से लिखते हैं। क्लियर हो गया? द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर हो गया? जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डिस्पर्जन कहते हैं। व्हाइट लाइट कैन बी डिस्पर्स इनटू द 7 कलर कंपोनेंट बाय अ प्रिज्म। अब आगे क्या बोल रहा है वो सुनो। डिफरेंट कलर जो होता है वो लाइट बैंड में हमें मिलता है। एक सेकेंड। डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट बैंड थ्रू द डिफरेंट एंगल विद द रिस्पेक्ट ऑफ द इंसिडेंट रे दे पासेस थ्रू द प्रिज्म। द लाइट रे बैंड लीस्ट, जो लाइट रे वो सबसे कम बेंड करता है। देखो लाइट रे सबसे कम बेंड कर रहा है। रेड कलर जो है, ये जो स्टार्टिंग में रेड कलर है, ये रेड कलर सबसे कम बेंड कर रहा है। सॉरी मैं यहाँ दिखा दूँ आपको। देखो जो बेंडिंग है, जो लाइट की बेंडिंग है, उसमें रेड कलर देखो सबसे कम बेंड कर रहा है। देखो यहाँ से गया सिर्फ इतना ही गया, लेकिन वॉयलेट देख लो यहाँ से कितना निकल गया नीचे, कितना ज्यादा एंगल बनेगा। यहाँ रेड का देखो बहुत कम एंगल बनेगा, ये एंगल कम होगा, ये एंगल ज्यादा होगा। तो जो रेड है, रेड का जो एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो रेड का ज्यादा होगा एंगल ऑफ वॉयलेट से। एंगल ऑफ वॉयलेट का सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा, रेड का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होगा। क्लियर हो गया? चलिए चलिए 1 मिनट आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है आगे आपके पास, एक सेकंड, ये पूछ सकता है आपसे ना, दस द रे ऑफ ईच कलर इमर्ज द डिफरेंट पाथ दस इट बिकम डिस्टिंक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, जो आइजैक न्यूटन थे उन्होंने क्या किया था, that Isaac Newton was the first glass prism to obtain the spectrum of sunlight। उन्होंने एक सनलाइट का स्पेक्ट्रम निकाला, सबसे पहले साइंटिस्ट थे। He tried the splitting of color of the 7 light further by using the another similar prism। उन्होंने भाई साहब ने क्या किया कि एक प्रिज्म तो यहाँ पे लिया ही था, ठीक है, उसके बाद क्या किया, मैं इसी डायग्राम में आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, इसी डायग्राम में आप समझ लीजिए। उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने देखा कि एक व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट यहाँ पे 7 कलर में बढ़ जा रही है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मैं करता क्या हूँ कि एक बार और प्रिज्म लेता हूँ, एक बार प्रिज्म को, एक और प्रिज्म को मैं लेता हूँ और उस एक और प्रिज्म को लेके उल्टा लगा देता हूँ, उल्टा एक बार प्रिज्म को मैं लगा देता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि जो व्हाइट लाइट यहाँ पे बेंड हो रही थी, वो जो व्हाइट लाइट यहाँ पे बेंड हो रही थी, देखता हूँ उससे क्या होता है। तो उनने ये ऑब्जर्वेशन किया कि जो भी मेरे पास अदर कलर थे, जैसे ये कलर था, ठीक है, ये इसके बाद जो कलर था ये भी जाके एक जगह पे जाके कंजर्व हो गया। जो मेरे पास इसके बाद ये पर्पल कलर था, ये एक जगह पे जाके फिर कंजर्व हो गया। मेरे पास जो ब्लू कलर है, वो ब्लू कलर भी यहाँ से जाके फिर एक जगह पे मतलब कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे जाके फिर ये जो मतलब यहाँ पे ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर भी एक जगह पे जाकर रुक जा रहा है। फिर जो मेरे पास येलो कलर है, ये येलो कलर भी एक जगह पे जाकर रुक जा रहा है। फिर मेरे पास आया ऑरेंज कलर, तो ये ऑरेंज कलर भी एक जगह जाकर रुक जा रहा है। फिर मेरे पास आया रेड कलर, तो रेड कलर भी एक जगह पे जाके रुक जा रहा है। और फिर ये सारे कलर मिलके क्या बन गया बेटा, एक व्हाइट लाइट बनकर, मैं उसको व्हाइट से बना नहीं सकता, नहीं मैं बना देता। ठीक है, तो मेरे पास जो एक इंसिडेंट रे आ रही थी, जो एक व्हाइट लाइट आ रही थी, वो 7 कलर में स्प्लिट होती है। ठीक है, फिर वो दूसरे प्रिज्म में जाती है, सारे जो स्प्लिटिंग वाले कलर्स हैं वो फिर से एक जगह जाके मिलते हैं और फिर से व्हाइट लाइट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि जो व्हाइट लाइट है, एक व्हाइट लाइट मिलके एक व्हाइट लाइट से 7 कलर हम बना सकते हैं, और 7 कलर्स को अगर हम मिला दें तो एक व्हाइट लाइट हम बना सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये सर आइजैक न्यूटन जो थे, उनका ये एक्सपेरिमेंट था जो कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, चलिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं एक बार। ये देखिए, रेड से लेके वॉयलेट, फिर रेड से लेके वॉयलेट सारा एक जगह में मिला और व्हाइट स्क्रीन पे फिर से एक बार व्हाइट कलर बन गया। डन, चलिए बहुत बढ़िया। एक सेकेंड, चलिए। He could not get any more color. He then placed the second identical prism और same रखा with respect to the first prism. ठीक है, this allowed by the colors of the spectrum passes through the second prism. He found that the beam of white light emerging from the other side of the second prism. This observation gave Newton an idea of the sunlight is made up of 7 colors. और इससे हमें जो न्यूटन भाई साहब थे, जो न्यूटन सर थे, उनको ये पता चला कि जो एक व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी हुई है। चलिए बहुत बढ़िया। क्या दिया हुआ है आगे, एनी लाइट दैट गिव्स स्पेक्ट्रम ऑफ दैट सनलाइट इज रिफर्ड टू बी एज अ व्हाइट लाइट। तो वो एक व्हाइट लाइट से मिलकर बना हुआ है, हमें पता चल गया। जो रेनबो फॉर्मेशन है वो भी ऐसे ही होता है। रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है वो समझ लीजिए। रेनबो फॉर्मेशन में भी यही 7 कलर्स बनते हैं, वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से होता है। बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से नहीं होता, उसमें दो फिनोमेना होते हैं। देखिए, उसमें पहला होता है रिफ्रैक्शन। जब व्हाइट लाइट ड्रॉपलेट्स के अंदर जाती है ना, तो वो रिफ्रैक्ट करती है। पहले क्या करती है बेटा, वो डिस्पर्जन हो जाता है उसका, पहले तो वो अंदर जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। तो यहाँ से पहले क्या हो जाएगा बेटा, उसके अंदर जैसे ही वो जाएगा तो वो डिस्पर्स कर जाएगी। ठीक है, रिफ्रैक्शन के थ्रू डिस्पर्स करती है, डिस्पर्सन हो जाता है उसका। तो एक व्हाइट लाइट 7 कलर में बढ़ जाती है। फिर जो लाइट डिस्पर्स हुई है, वो लाइट डिस्पर्स होने के बाद अगेन 7 कलर में बढ़ जाती है। लाइट डिस्पर्स होने के बाद अगेन किस में बढ़ जाती है बेटा, अगेन 7 कलर्स में वो स्प्लिट
हो जाती है, अगेन वो 7 कलर में जब स्प्लिट होती है, इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। डन। जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारे पास होता है, यहाँ से फिर जो लाइट होती है वो रिफ्रेक्ट कर जाती है और बाहर हमें 7 कलर देखने के लिए मिलते हैं। अब पढ़ लीजिए यहाँ पे, देखिए एक रेनबो है, नेचुरल स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है, आफ्टर रेन शावर, जब भी एक रेन शावर होती है और सामने अगर सन हो, जैसे मान लीजिए आप ऐसे खड़े हैं, पीछे से सूरज की धूप, सामने कोई बारिश, जैसे मान लीजिए बारिश यहाँ पे गिर रही है, वाटर की जो ड्रॉपलेट्स है, पीछे से सनलाइट आएगी, ऐसे ड्रॉपलेट्स में जाएगी, अंदर जाके रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्शन के कारण डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एक व्हाइट लाइट को 7 कलर में बांट देगा, फिर वहां होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब ड्रॉप के अंदर ही लाइट टकरा के फिर से वापस आ जाएगी, एकदम कांच जैसा बिहेव कर रहा है वो, ठीक है, टकरा के फिर से वापस आएगा और फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट कर जाएगा, तो आपको 7 लाइट रे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ड्रॉपलेट सामने, लाइट रे अंदर गई, रिफ्लेक्ट हुई, डिस्पर्स हुआ, 7 कलर लाइट बनाई, 7 लाइट टकराई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टकराई, टकराने के बाद वापस आपको दिखेगा कि हाँ यार यहाँ तो 7 कलर बन रहा है, मतलब इंद्रधनुष बन गया, रेनबो फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, चलिए, तो लिखा हुआ है इट कॉज बाय द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट नहीं बोला, ड्रॉपलेट्स, एक से ज्यादा, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, द रेनबो इज always formed in the direction of opposite that the sunlight. The water droplets act like a small prism. जो water droplet है वो छोटे प्रिज्म की तरह काम करते हैं, जहां पे रिफ्रैक्ट होता है, डिस्पर्स, मैंने बोला ना पहले रिफ्रैक्ट होगा फिर डिस्पर्स होगा, then the incident sunlight then internally and finally refract it अगेन, देन इट कम्स बाय द ड्रॉपलेट। वो रिफ्रैक्ट होता है, रिफ्रैक्ट मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखा है बेटा, तो यहाँ पे मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, लिखा ना इंटरनली वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट करता है ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, फिर से डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, डिफरेंट कलर रीच टू द ऑब्जर्वर है और फिर वो क्या होता है, बाहर आ जाते हैं। द रेनबो इज ऑन अ सनी डे व्हेन यू लुक द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल्स और थ्रू अ वाटर फाउंटेन विद द सन बिहाइंड यू। अगर आपके सन आपके पीछे है, सामने अगर बारिश हो रही है तो ऐसा हो जाएगा। ठीक, चलिए आपके पास यहाँ पे एक टॉपिक दिया है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बाद एक टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे बेटा, दैट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये 2 पेजेस हैं, अभी इसको हम पढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं छोटा सा ब्रेक ले लूँ, थोड़ा पानी वानी पी लूँ, गले में हल्का सा खराश भी हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा पानी वानी पी के फिर हम ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हमारे पास जो टॉपिक बचा हुआ था दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन होता है उसे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। देखिए, आपने एक चीज फिनोमेना ऑब्जर्व किया होगा, जब भी हम मतलब कहीं पे भी आग लगी हुई होती है, जहाँ पे हॉटर एटमॉस्फेयर होता है, तो जहाँ पे भी गर्मी होती है ना, वहां पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होने के कारण। ठीक है, तो जब भी हीट पड़ती है तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं। दूर दूर होने का मतलब ये है कि वहां पर जो डेंसिटी है पार्टिकल्स की वो कम हो गई। डेंसिटी क्या होता है बेटा? मास बाय वॉल्यूम, या नंबर ऑफ सब्सटेंस जो है, नंबर ऑफ जो मैटर जो है वो कम हो गया है, जो मास ऑफ मैटर है वो कम हो गया है एक पर्टिकुलर स्पेस में। तो पार्टिकल्स दूर दूर चले गए। पार्टिकल्स अगर दूर चले गए हैं तो वो रेयर मीडियम हो गया, और जहां पे भी ठंडी है वहां पे पार्टिकल्स पास में है, वो मीडियम हमारे पास एक प्रकार का डेंसर मीडियम कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लीजिए, आपको दिया होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में होता क्या है ना। हमारे पास जब भी आप देखेंगे कि कभी भी आग कहीं पे लगी हुई है, वहां पर जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पर रैंडम वेवरिंग या फ्लिकरिंग हो रही होगी। ठीक है, द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स हॉटर देन द एयर फायर अप। द हॉटर एयर इज लाइटर। जो हमारे पास गर्म हवा होती है वो लाइटर होती है, वो कम डेंस होती है, उसको हम रेयरर कहते हैं, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा? कम होता है देन अ कूलर एयर। मतलब जो हमारे पास लाइटर ऑब्जेक्ट्स होता है, जहां जिन मतलब जो एक मीडियम हमारे पास रेयरर मीडियम होता है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? लेस होता है। उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा? लेस होता है। और जो ऐसे हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है ना, जहां पे डेंसर मीडियम होता है। द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम इज नॉट स्टेशनरी। जो भी हमारे पास मीडियम्स है, जो एटमॉस्फेयर के मीडियम्स है, इनका जो भी मतलब फिजिकल कंडीशन है वो स्टेशनरी नहीं होता है। ठीक, चलिए,
द अपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो हमें बदलती हुई दिखती है इस कंडीशन के कारण, क्योंकि रिफ्रैक्शन देखो जैसे जैसे एयर के पार्टिकल्स में दूरी आएगी रिफ्रैक्शन और होता जाएगा, क्योंकि रेयरर और डेंसर मीडियम के बीच में तो रिफ्रैक्शन होता है, जहां पे भी मीडियम चेंज होगा वहां पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा। द अपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द हॉटर एयर फ्लक्चुएट्स, दिस वेवरिंग does then an effect of atmospheric refraction, the refraction of the light by the atmosphere on a small scale in our local environment. The twinkling of star is similar phenomena on a much larger scale. ठीक, चलिए अब हम पढ़ेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब कैसे होता है, तारे हमें चमकते हुए क्यों दिखते हैं? तारे चमकते नहीं, हमें चमकते हुए दिखते हैं, ठीक, क्यों? देखिए क्या होता है, बेसिकली जो स्टार्स होता है, स्टार्स का जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं इसलिए हमको छोटे दिखते हैं। जैसे फुटबॉल है, पास में है, वैसे तो फुटबॉल हम तारे के सामने बहुत ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन फुटबॉल हमारे पास है इसलिए वो फुटबॉल का साइज हमें बड़ा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन वही जो तारा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन दूर है इसलिए वो हमें कैसे दिखता है, छोटा दिखता है। अब क्या होता है, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर होती है एयर की। कुछ जो धरती के पास लेयर होती है वो गर्म होती है, तो यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है। जो ऊपर वाली लेयर है वहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो पास पास में होता है, और उसका जो मतलब पार्टिकल्स हैं वो पास पास में रहेंगे, ठीक है। तो जब पार्टिकल्स पास पास में रहेंगे तो वहाँ पे डेंसर मीडियम हो जाएगा। सो रेयर और डेंसर मीडियम होता है, ठीक है। अब रेयर और डेंसर मीडियम होने के कारण यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होने से आपको जो ऑब्जेक्ट है, जो स्टार का एक्चुअल पोजीशन है वो अलग अलग दिखेगा। मैं आपको बताता हूँ, देखिए हमारे पास मान लीजिए जो स्टार है वो यहाँ पे है, लेकिन रिफ्रैक्शन होते होते, रिफ्रैक्शन मल्टीपल लेयर है ना, बहुत सारे मल्टीपल लेयर में रिफ्रैक्शन होते होते स्टार हमें यहाँ दिखेगा सामने, बिल्कुल, ठीक है। स्टार हमें कहाँ दिखेगा बेटा, बिल्कुल सामने दिखेगा। तो ये अपरेंट मतलब जो आपका जो हमारा फिजिकल स्टेट है, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि हॉटर और कोल्डर एयर होती है। हॉटर और कोल्डर एटमॉस्फेयर होने के कारण रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होने के कारण वहां पर जो अपरेंट पोजीशन है, दिस अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली, हेंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ इन द एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी एज was the case in the previous paragraph, ठीक है। The stars are very distant and they approximately point size source of light, source of light है, खुद की लाइट देते हैं लेकिन बहुत छोटा साइज होता है उनका, ठीक है। चलिए इस कारण से as the path of light ray coming from the star very slightly, तो इसीलिए जो लाइट आ रही है ना, जो लाइट की इंटेंसिटी आ रही है वो भी बदलते हुए दिखती है। तो लाइट की इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है बेटा, बदल जाती है, ठीक है। द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट, स्टार का जो पोजीशन है वो बदलता है। पोजीशन बदलने से लाइट की इंटेंसिटी भी बदलती है, इसीलिए वो हमें फ्लिकर होती हुई दिखती है हमारे आंखों में। मतलब एक बार पोजीशन बदला तो पोजीशन बदलने पे जो लाइट की इंटेंसिटी हमारे आंखों तक आती है वो हमें कम ज़्यादा होते हुए दिखती है। समटाइम्स अपीयर ब्राइटर एंड समटाइम्स फेंटर, है ना, विच इज कॉल्ड ट्विंकलिंग इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हमारे पास लिखा है द प्लैनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ। जो प्लैनेट है वो हमारे अर्थ से बहुत पास है, इसलिए जो प्लैनेट का साइज है वो हमें थोड़ा सा बड़ा दिखता है। साइज बड़ा होने के कारण इसलिए हमें वहाँ पे जो मतलब रिफ्रैक्शन तो होता है वहाँ भी, लेकिन जो मतलब साइज बड़ा होने के कारण वो हमें बड़ा दिखता है। बड़ा साइज होने के कारण वहाँ पर जो लाइट का वेरिएशन है, जो लाइट हमारे आंखों में आ रही है उस प्लैनेट की, वो इतना फ्लिकर होते हुए, इतना वेरिएट करते हुए दिखती नहीं है। यही लिखा हुआ है, द प्लैनेट आर मच closer to the earth and these are extended source which are considered a planet collection of the large number of point sizes source of light. The total variation in the amount of light entering to our eye from all the individual point sizes source will be averaged to zero, thereby nullifying the twinkling effect. तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते क्योंकि वो हमारे हमसे पास में होते हैं, उनका साइज हमें थोड़ा सा बड़ा दिखता है। और जो स्टार्स होते हैं वो उनका साइज हमें छोटा दिखता है क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। उनका पोजिशनिंग बार बार चेंज होता है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, और इसके कारण जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारे आंखों तक पहुंचती है वो भी चेंज होती है, फ्लिकर करती है, इसलिए हमें स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। अब एक फिनोमेना और है, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, चलिए यहाँ बना देता हूँ मैं, ठीक है। आपको हो सकता है यहीं पे समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए एक सेकेंड, मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक सन है, ठीक है, ये सन है, और यहाँ पर हमारे पास अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है।
अर्थ के ऊपर एक कोई भी बालक छोटा सा खड़ा होकर यहाँ पे देख रहा है ना, अर्थ जो सन है उसको डूबते हुए देख रहा है। और ये जो बीच वाला पार्ट है इसे होराइजन कहते हैं। बीच वाला पार्ट क्या बोलते हैं बेटा? होराइजन कहते हैं। ये जो ये वाला पार्ट है इसको होराइजन कहते हैं, क्षितिज कहते हैं हिंदी में, होराइजन। होराइजन, क्षितिज। क्षितिज मतलब क्या होता है? क्षितिज एक ऐसी मतलब मन की लेयर है, दैट एक ऐसी जगह जहाँ पे ऐसा लगता है कि धरती के अंदर ऐसे जो सूरज है वो डूब रहा है, मतलब ऐसा कोई रियल में नहीं होता ऐसा, ठीक है। समुद्र के किनारे खड़े हो ऐसा लगता है ना सूरज डूब गया समुद्र के अंदर, वो क्षितिज होता है। उस लेयर, उस पॉइंट को, उस पोजीशन को हम क्षितिज कहते हैं, होराइजन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है, जैसे सन मान लीजिए ये सन यहाँ पे है और सन भाई ऐसा अपना सूरज देवता अपने है ना वो ऐसे करके डूब रहे हैं और पृथ्वी पे खड़े होके, अर्थ पे खड़े होके एक बालक उन्हें कोई देख रहा है, कोई इंसान उन्हें देख रहा है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, इस लड़के को लग रहा है, इस लड़के को क्या लगेगा वो समझता है, ठीक है। सन तो ऐसे डूब गया है, लेकिन रिफ्रैक्शन होने के कारण, जैसे यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट रे यहाँ टकराएगी एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट रे दूर चली गई, फिर से टकराई, फिर से दूर चली गई, फिर से टकराई, फिर से ऐसे दूर चली गई और यहाँ पे आके आंखों में दिखेगी। अब यहाँ से जो लाइट रे है वो बिल्कुल कहाँ जाएगी? लाइट रे बिल्कुल सामने जाएगी और सन हमको यहाँ पर दिखेगा। सन हमें कहाँ देगा? ब्लैक कलर का सन बना दिया यार, सन नहीं शनि देव होगा। चलो एक मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पर हमें सन दिखेगा, यहाँ पे हमें क्या दिखेगा बेटा? सन दिखेगा। तो यहाँ पे तो हमें हो क्या रहा है, एक्चुअल में जो सन है वो 2 मिनट पहले ही डूब चुका है ना, सूर्य देवता है वो 2 मिनट पहले डूब गए बेटा, लेकिन रिफ्रैक्शन होने के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने के कारण वो सन हमें कहाँ दिख रहा है? सामने दिख रहा है। क्लियर हो गया? अब ऐसे ही सनराइज के टाइम पे भी मान लो सूरज देवता भी उगे नहीं है, सूरज देवता अभी 2 मिनट के लिए अंदर ही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने के कारण सूरज देवता में कहाँ दिखने लग जाते हैं? सामने दिखने लग जाते हैं। इसीलिए बोला गया है एडवांस सनराइज, मतलब सूरज देवता भी होराइजन के नीचे है, एडवांस सनराइज मतलब सूरज देवता उग गए, एंड डिले सनसेट। डिले सनसेट मतलब क्या होता है बेटा? जो सूरज देवता है वो भाई साहब डूब चुके हैं, लेकिन वो हमें कहाँ दिखते हैं? सामने दिखते हैं। क्लियर हो गया? बात है समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। तो यार दिया क्या हुआ बेटा? एक सेकंड रुकना है ना, देखो आप पढ़ लो, मेरे को तो आता ही है खैर। एक सेकंड रुकना, आप ही को सिखा रहे हैं, एक सेकंड। अरे यार तो चलो है ना, ये देखिए यहाँ से चुन्नू मुन्नू भाई साहब हमारे दिख रहे हैं खड़े होके, ठीक है। और ये जो सूरज है वो होराइजन के नीचे डूब गए हैं ना, और ये जो हमारे पास रिफ्रैक्शन होते होते लाइट यहाँ पे आई और इसके सामने एपरेंट मतलब जो जहाँ जिस पोजीशन में नहीं है उस पोजीशन में हमें सूर्य देवता फिलहाल वहाँ पे दिखेंगे। क्लियर हो गया? द सन इज विजिबल लिखा हुआ है ना, द सन इज विजिबल अराउंड 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट after the actual sunset because of atmospheric refraction. The actual apparent position of the sun is respect to the horizon. The time difference of actual sunset and apparent sunset is about 2 minutes. 2 मिनट का डिफरेंस आता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। apparent flattening of the sun disk at the sunrise and sunset also due to the same phenomena, इसी के कारण होता है। ठीक है, चलिए एक हमें नया फिनोमेना पढ़ना है। नया क्या? एक अगला टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा, वीडियो भी आपका खत्म होने वाला होगा। चलिए क्या दिया हुआ है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में हमें पढ़ना है। लाइट कैसे स्कैटर करती है, ठीक है, कैसे फैलती है। ठीक है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट, डस्ट के ड्रॉपलेट, ऐसे बहुत सारे ड्रॉपलेट इसमें पड़े हुए हैं। ठीक है, जब भी ट्रू सॉल्यूशन में से लाइट पास करती है तो लाइट बिना स्कैटर किए, बिना फैले हुए एक पार से एक जगह से दूसरी जगह पार करके निकल जाती है। ठीक है, लेकिन स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल, द पाथ ऑफ बीम पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल। इस कंडीशन में वो दिखता हमें नहीं है, लेकिन हाउएवर द पाथ बिकम विजिबल इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होता है उनका साइज बड़ा होता है, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। पार्टिकल का साइज छोटा होने की वजह से लाइट स्कैटर नहीं कर पाती, लेकिन यहाँ पे लाइट क्या करती है बेटा? स्कैटर कर जाती है। द साइज ऑफ द पार्टिकल इज अ रिलेटिवली लार्जर। जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है वो रिलेटिवली क्या होता है बेटा? लार्जर होता है। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन में सबसे पहले पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट। ये वैसे 9th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। ऐसा कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन लीजिए, उसके अंदर से अगर आप लाइट पास करेंगे तो लाइट क्या कर जाएगा? स्कैटर कर जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या है। जो एटमॉस्फेयर है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब उसमें ढेर सारे माइन्यूट पार्टिकल हैं, जैसे कि स्मोक हो गया, धुआं हो गया, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए, सस्पेंडेड डस्ट के पार्टिकल हो गए, मॉलिक्यूल ऑफ एयर हो गए, ये सब उसके अंदर है। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए
आगे क्या दिया मैंने, बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक टू सच फाइन पार्टिकल द पाथ ऑफ बीम इज विजिबल। तो जब भी लाइट क्या होती है इन पार्टिकल्स पे टकराती है तो लाइट जो होती है वो विजिबल हो जाती है, ठीक है। द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए, द फिनोमेना इज राइजिंग व्हेन फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर द स्मोक through a small hole. The scattering of white light make the particle visible. The Tyndall effect can also be observed when the sunlight passes through a canopy of a dense forest. जब भी किसी फॉरेस्ट की कैनोपी में, जहाँ पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, उसके बीच में जो जगह होती है, जो कैनोपी होती है, उसको कैनोपी कहते हैं। सो द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट इन द मिस्ट ऑफ द स्कैटर लाइट, जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं उसमें लाइट टकराती है और लाइट स्कैटर कर जाती है, ठीक है। द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। जो कलर है स्कैटर्ड लाइट का वो डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल पे। अगर साइज ऑफ पार्टिकल बड़ा होगा, ठीक है, तो व्हाइट लाइट निकलेगी। साइज ऑफ पार्टिकल अगर छोटा होगा तो छोटी वेवलेंथ ब्लू कलर निकलेगा, ठीक है। पढ़ लो आगे, यही दिया हुआ है, देखो यहाँ पे आराम से, है ना, देखो क्या लिखा हुआ है। Very fine particle scatter mainly blue light when particle size larger scatter longer wavelength, ठीक है। If the size of scattering particle is larger the scattered light even appear white, ठीक है। अगर साइज बड़ा है तो व्हाइट दिखेगा, साइज छोटा है तो छोटा वेवलेंथ ब्लू दिखेगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे क्या दिया हुआ बेटा, हमें आगे और लास्ट टॉपिक हमारे पास दिया, मतलब उसी हमारे पास जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उसी का लास्ट पार्ट दिया हुआ है। Why sky appears blue, जो आसमान है वो नीला क्यों दिखता है। देखो, रात में तो आसमान नीला नहीं दिखता क्योंकि लाइट नहीं होती, लाइट नहीं होती तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, लाइट फैलेगी नहीं। लाइट अगर फैलेगी नहीं तो हमें किसी भी कलर का नहीं दिखेगा। देखिए, जैसे अब कुछ अदर प्लैनेट है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं मतलब बेटा ना सॉलिड लिक्विड गैस, किसी के भी पार्टिकल्स नहीं है। जब देखो लाइट हो, या तो फिर लाइट हो, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल हो, टकराएगा, रिफ्लेक्शन दे देगा। रात में तो लाइट होती नहीं तो रिफ्लेक्शन हो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी नहीं, ठीक है। दूसरा, मान लीजिए पार्टिकल ही नहीं है, जैसे मान लीजिए चंद्रमा है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत कम है, या और कोई प्लैनेट है वहाँ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे जो लाइट रे है वो आएगी तो टकराएगी इस पे। जब पार्टिकल्स ही नहीं रहेंगे तो कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर है, सॉलिड लिक्विड गैस के पार्टिकल्स हैं, तो लाइट आके टकराती है उन पार्टिकल्स पे और एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट देती है। वो डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल पे, पहली बात। दूसरा, रात में हमें क्यों नहीं दिखता कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट नहीं होती, सनलाइट होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। पार्टिकल्स हैं, लाइट नहीं है तो वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। तो दो चीज हो गया। पहला क्या दिया हुआ, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of the visible light. These are more effective in scattering of light, shorter wavelength than blue and that of longer wavelength of the red end, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट शॉर्टर वेवलेंथ अगर होगा, अगर लाइट का शॉर्टर वेवलेंथ है तो ब्लू लाइट आएगा, और अगर लाइट का लॉन्गर वेवलेंथ है तो वो रेड कलर आएगा। शॉर्टर वेवलेंथ है, शॉर्टर है, छोटा है तो ब्लू कलर, बड़ा है तो रेड कलर आएगा। द रेड लाइट हैज वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन द ब्लू लाइट। रेड लाइट का जो वेवलेंथ है वो 1.8 लगभग दुगना है, किससे बेटा, ब्लू लाइट से। क्लियर हो गया। तो जो ब्लू लाइट है उसका वेवलेंथ छोटा है, रेड लाइट का वेवलेंथ बड़ा है, ठीक है। चलिए, 10 व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर द फाइन पार्टिकल स्कैटर द ब्लू लाइट, ठीक है। जब भी सनलाइट जो है वो पास करता है एटमॉस्फेयर से, जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो ब्लू लाइट दिखाने लग जाते हैं। मतलब जो सनलाइट है वो आ रही है एटमॉस्फेयर में, जो पार्टिकल्स उनमें टकराती है, टकराने के बाद ब्लू कलर हम तक देना चालू कर देती है। हमें वो ब्लू कलर दिखता है क्योंकि पार्टिकल के साइज इतने बड़े हैं, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे हैं, कि ये इतना ही साइज है उनका कि वो ब्लू कलर दे सके या ब्लू कलर हमें दिख सके। द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट, ठीक है, एंटर्स टू आवर आई, ब्लू लाइट हमारे आंखों तक आती है। हैज इफ द अर्थ हैज नो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा, पार्टिकल ही नहीं होंगे तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा। पूरा का पूरा स्काई या पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर हमें कैसा दिखेगा बेटा, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर हमें ब्लैक कलर का है, डार्क दिखेगा, ठीक है। द स्काई अपीयर्स डार्क पैसेंजर फ्लाई एट द वेरी हाई एल्टीट्यूड। जब बहुत हाई एल्टीट्यूड पे कोई भी फ्लाइट जाती है उस समय भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो नहीं पाती और हमें एटमॉस्फेयर का कोई भी कलर ऐसा दिखता नहीं है, वहां पे डार्क दिखता है। एज स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एज सच एट सच हाइट, वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाती। मैंने आपको पहले बताया। जो डेंजर होता है ना, जो डेंजर कलर होता है, जो डेंजर कहीं भी डेंजर का साइन बना होता है वो रेड कलर से होता है, क्योंकि रेड कलर का जो रेड कलर होता है बेटा उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है बेटा,
वेवलेंथ जो होता है वो ज्यादा होता है। वेवलेंथ ज्यादा है मतलब यहाँ पे अगर कोई रेड कलर से लिख दे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके, वैसे लाइट है ब्लैक से भी दिख जाएगा, लेकिन रेड कलर से अगर कोई लिख दे तो रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है और ये दूर तक आपको दिखेगा। इसीलिए जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उसमें रुकने का साइन भी रेड से होता है, क्योंकि रेड की विजिबिलिटी ज्यादा होती है, उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, और बाकी अदर कलर्स का वेवलेंथ रेड से कम होता है, इसलिए वहां पे हम रेड का यूज करते हैं क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा है, वो दूर तक देख सकते हैं उस कलर को। द सिग्नल लाइट आर रेड, डू यू नो व्हाई? क्योंकि उसका मतलब वेवलेंथ ज्यादा होता है। द रेड हैज अ लीड स्कैटर्ड बाय द फॉग और स्मोक, देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस, और दूर तक उसको देखा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आखिरी तक आए हैं वीडियो को देखने के लिए, और भी वीडियोस हमारे पास यहाँ पे इस चैनल पे है, पूरा क्लास 10th की एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जाइए चैनल एक्सप्लोर कीजिए, पढ़िए, दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।